तो देखेंगे कि आज जो हमारा टॉपिक जो है भारत में यूरोपियों का आगमन, और ये आपका होमवर्क का पहला जो टॉपिक जो मैंने दिया था डे 1 में यही था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं और समझेंगे कि किस प्रकार से टॉपिक को पढ़ना है, ताकि एक बार पढ़ लेने के बाद आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे औरंगजेब का डेथ होता है। ठीक है, 1707 में क्या होता है, औरंगजेब का डेथ होता है। इसके बाद जो मुगल काल का जो होता था पतन होना शुरू हो जाता है। मुगल काल को आप दो क्रम में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बाबर से लेके औरंगजेब तक। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्वर्त मुगल। बाबर से औरंगजेब तक आपको पढ़ना है, मतलब आप कह सकते हो 1526 में बाबर आया, उसको लेके 1707 तक। ठीक है, एक मुगल काल जो शुरू होगा 1707 से लेके 1858 तक। ठीक है, उत्तरवर्ती कहते हैं। ठीक है, तो ये काल क्या होता है ना, 1707 के बाद मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब कंटिन्यूसली मुगल का क्या होता है, डाउनफॉल होता है। ठीक है ना, और जब डाउनफॉल जब होता है तो दो चीजें होगी। दो चीजें क्या होगी, जब भी सेंटर जब वीक होगा तो क्या होगा, आसपास के जो राज्य जो थे ना वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। ठीक है, जैसे मुगल का पतन होना शुरू हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, तो जितने भी छोटे छोटे राज्य जो थे जो कि कभी मुगलों का अधीन काम कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषणा कर दी। अब हम स्वतंत्र, अब मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो दो तरह के राज्य बनते हैं। एक बन जो राज्य, ठीक है, वो मुगलों के अधीन रहकर ही काम किया, मुगलों के अधीन रहकर ही काम किया आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। एक जो राज्य बने विद्रोही राज्य बने। ठीक है, और एक जो राज्य बने जो मुगलों के बिल्कुल ही समानांतर, मुगलों से बिल्कुल ही अलग था, उनका कोई भी संबंध कभी भी मुगल से नहीं रहा था। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग को पढ़ना है। मुगलों के अधीन कौन कौन से राज्य रहे, जैसे कि आप बात करोगे अवध। अवध जो था मुगलों के अधीन ही रहा था, औरंगजेब के डेथ के बाद भी उस मुगल के पतन का ही वेट कर रहा था। जैसे ही मुगल का डाउनफॉल शुरू हुआ, उन्होंने मतलब विद्रोह कर दी। जैसे किसी बात करोगे सिख राज्य, मुगलों से इनको बहुत दिक्कत थी, दो दो सिख गुरुओं की मुगलों ने हत्या करवाया था, तो इन्होंने विद्रोह की भूमिका निभाई। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मराठा एम्पायर, इन्होंने भी विद्रोह की भूमिका निभाई। ठीक है, जाट राज, इन्होंने भी विद्रोह करके अपने आप को स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। तो यहाँ पे जैसे मुगल का डाउनफॉल होगा, स्वतंत्र राज्यों का उदय होगा। और इसी क्रम में आप देखोगे जो ये तो भारतीय राज्यों के बारे में ना मैंने बताया। अब इसी क्रम में आप देखो जो विदेशी शक्तियां जो थी वो भी देख रही थी जैसे सेंटर किस प्रकार से वीक हो, अब भारत में सत्ता का विस्तार करने का मौका हमें कब मिले। तो इस चैप्टर को आप दो क्रम में पढ़ सकते हो। एक आप देखोगे तो मुगलों के अधीन के बाद बहुत सारे क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है, जो कि पहला ही टॉपिक है। और दूसरा आप देखोगे तो किस प्रकार से मुगल का पतन होने के बाद जो विदेशी राज्य जो थे वो भी अपना सत्ता का विकास करेंगे। तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट पतनोन्मुखी परिस्थितियों का लाभ उठाकर कई अधिनिष्ठ राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ठीक है, अधिनिष्ठ राज्य कहने का मतलब है वो मुगलों के अधीन थे कभी। ठीक है, लेकिन जैसे ही मुगल का पतन हुआ, उन्होंने बोला सर अब तो भाई हम स्वतंत्र है, अब हमको मुगलों से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, किंतु भारत में ऐसा कोई भी शक्तिशाली राज्य नहीं था, मतलब मुगल के बराबरी करने वाले कोई भी शक्तिशाली राज्य जो था उस समय भारत में नहीं था जो कि मुगलों का जगह ले सके। ठीक है, छोटे छोटे राज्य थे, वो क्षेत्रीय राज्य थे, उन्होंने एक सीमित जगहों पे, एक सीमित स्थान पे, सीमित क्षेत्र में ही उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की, वहीं पे राज्य किया। ऐसा नहीं कि संपूर्ण भारत में, इसमें इंक्लूडिंग बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का भी कुछ जगह इस तरह ही आता था। तो ऐसा कोई भी राज्य, ऐसा कोई भी मतलब शासक नहीं हुआ, फिर राज्य नहीं हुआ जो कि मुगलों को पूरी तरीके से प्रतिस्थापित कर दे। ठीक है, और भारत को एक सूत्र में बांध सके। ठीक है ना, इस कारण भारत में प्रारंभिक व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से यूरोपीय कंपनियों के बीच में क्षेत्रीय राज्यों के सहयोग से चतुर्भुज संघर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जो व्यापारिक कंपनियां जो थी शुरू में तो व्यापार करने ही आई थी, अब वो चाहते थे कि किसी भी प्रकार से व्यापार में उनका एकाधिकार हो जाए। इधर फ्रेंच चाहती थी, उधर ब्रिटिश चाहती थी, पुर्तगीज चाहती थी। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है, सबके बीच में संघर्ष की स्थिति क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। अतः इस संघर्ष में अंतिमतः विजयी कौन हुआ, तो अंतिमतः जो विजयी जो हुआ वो ब्रिटिश हुए। ठीक है, अंग्रेज हुए। ठीक है, कालांतर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को जीतकर भारत में अपने उपनिवेश की स्थापना की, और यही जो व्यापारिक कंपनी बनकर जो ब्रिटिश जो आई थी,
वो आगे चल के भारतीयों को जीत लेती है और भारत को अपना उपनिवेश स्थापित करती है। ठीक है, अब देखेंगे किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। तो देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, से मतलब ऐसे ही आकस्मिक घटना नहीं थी जो सडन ही आ गया। अब बात करेंगे, ऐसा भी कहा जाता है कि भारत और यूरोप के साथ हमारा व्यापारिक संबंध जो था यूरोपीय कंपनियों के आने के दौरान ही हुआ, ऐसा नहीं है। हमारा यूरोप के साथ व्यापारिक रिलेशन जो था, संबंध जो था, बहुत ही पुराने समय से था। ठीक है, जब सिल्क रूट जो था तो 5,000 6,000 वर्ष पहले तब भी व्यापार होता था। यूनान के साथ हमारे संबंध थे, सिकंदर को था, यूनानी ही था ना। तो मध्यकाल में भी आप देखोगे, ठीक है, प्राचीन काल में भी देखोगे तो हमारा संबंध उनके साथ रहा। ऐसा नहीं कि से आधुनिक काल में यूरोपियन जब भारत में आए तब भी हमारा उनसे व्यापारिक संबंध बना। ठीक है, पहले से भी रहा। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे, यूनानियों के समय से थे। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि यूरोपीय कंपनियों के एशिया में व्यापार के लिए नए मार्गों की खोज करनी पड़ी। ठीक है, तो देखेंगे नई मार्ग क्यों खोज करना पड़ा। मार्ग तो पहले से बना हुआ था। तो एक होता है ना, 1453 में घटना घटती है। ठीक है, 1453 में घटना घटती है। ठीक है, कि रास्ता जो था तुर्की होकर आती थी। ठीक है, व्यापार करने के लिए एक रास्ता जो थी तुर्की होकर आती थी, लेकिन यहाँ पे क्या था, उस्मानी तुर्की ने इस्तांबुल पे कब्जा कर लिया, जिसको कस्तुतुनिया बोलते हैं। कस्तुतुनिया पहले बोलते थे, अभी उसको इस्तांबुल बोलते थे। ठीक है, तो ये जो रूट जो था यूरोप और भारत के बीच में व्यापार होता था, मिडिल ईस्ट से होते हुए व्यापार होता था। यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच में जो था तुर्की जो था, ये बीच में पड़ता है। एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसलिए तुर्की एशिया में भी है, तुर्की यूरोप में भी है, लेकिन इसका कैपिटल जो है ना यूरोप में है, इसलिए इसको यूरोप में मानते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी देश का कैपिटल अगर जिस कंटिनेंट में हो, जिस महादेश में हो, उसको उसी महादेश के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये रास्ता जो था तुर्की का, ये बीच में जो पड़ता था, कस्तुतुनिया बोलते थे, अभी के समय में इसको इस्तांबुल बोलते थे। ये रास्ता कनेक्ट करने की काम करती थी एशिया और यूरोप का, इसी रास्ते से होकर व्यापार होती थी। अब इस रास्ता पे क्या हुआ, मुसलमानों का कब्जा हो गया। ठीक है, 1453 में, इसको धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्रूसेड बोला जाता है। ठीक है, ये इस्तांबुल पे कब्जा करने के लिए लड़ाई हुआ, किसके किसके बीच में, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में लड़ाई हुआ। अंतिमता की बात करेंगे तो मुसलमानों की जीत हुई। ठीक है, तो ये रास्ता पे पूरी तरीके से क्या हो गया, उनका कंट्रोल हो गया। अब जब रास्ते से व्यापारी जब व्यापार करने आते थे ना, क्रिश्चियन जो आते थे व्यापार करने, तो उनको पकड़ लेते थे, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवा देते थे। ठीक है, तो जो व्यापारी जो थे इस रास्ते से व्यापार करना बंद कर दिया। अब व्यापार करना बंद कर दिया तो बड़ी समस्या आ गई, भाई भारत के साथ व्यापार करना है, चीन के साथ व्यापार करना है। ठीक है, अब ऐसे संदर्भ में व्यापार करने का काफी डिमांड था, क्योंकि यूरोप जो था पूरी तरीके से ठंडा स्थान था। ठीक है, और ठंडा स्थान में क्या होता है, खेती तो होती नहीं, क्योंकि सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। तो ऐसे कंडीशन में यूरोप में आप देखोगे मांस का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। अब मांस तो ऐसे खा नहीं सकते, इसके लिए क्या चाहिए, मसाला चाहिए। अब मसाला में स्पेशली जो तो गोल मिर्च का जो था, गोल मिर्च जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका डिमांड, काली मिर्च जिसको बोलते हैं हम लोग, गोल मिर्च बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, ऐसे काली मिर्च बोला, उसका डिमांड बहुत ही ज्यादा था। रीजन क्या था, मांस के साथ उसको कंज्यूम करने में काम आता था। अब रास्ता बंद हो गया, व्यापार हो नहीं सकता था। मैं यहाँ पे केवल भारत के संदर्भ में ही नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरा दक्षिण एशिया की बात कर रहा हूँ। इसमें आपका चाइना भी आता था, भारत भी आता था, दोनों के साथ संबंध था। चाइना के साथ आपका आप देखोगे तो चाय की व्यापार होती थी, सिल्क का व्यापार होता था, भारत के साथ मसाला का व्यापार होता था, और भी बहुत सारा आइटम जो था साथ साथ ही जाता था। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में रास्ता पे जब कब्जा हो गया, भारत मतलब एशिया और मतलब यूरोप को कनेक्ट करने वाले रास्ते पे उस्मानी तुर्कों के द्वारा अधिकार कर लिया गया 1453 में, तो सभी लोगों को लगा से व्यापार बंद नहीं कर सकते, तब जाके नए रास्तों की खोज करने की जरूरत महसूस हुई। और इसी क्रम में, ठीक है, इसी क्रम में जितने भी साहसिक जो थे, नाविक जो थे, उन्होंने समुद्र में उतरा और भारत को कनेक्ट करने के लिए नए नए रास्तों की खोज करने की प्रयास जारी रखी। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में जो नाविक जो थे उनको राजाओं से भी मतलब क्या मिला, समर्थन मिला। तो चलो हम तुमको फंड करते हैं, ठीक है, तुम जाओ और भारत के साथ व्यापार करने के लिए, फिर चीन के साथ व्यापार करने के लिए नए नए रास्तों का खोज करो। और इसी में एक व्यक्ति जो था जिसका नाम था वास्को डी गामा, वो निकल कर आता है 1498 में, और भारत के देखो कितना करीब है, 1453 में रास्ता बंद होता है और 1498 में भारत की खोज होती है। तो भारत की खोज ऐसा नहीं से भारत भूला गया था, से भारत अपने जगह पे ही था। भारत और यूरोप के बीच में नवीन रास्ता का खोज करने की आवश्यकता हुई। रास्ता पहले से थी,
लेकिन नए रास्तों की खोज हुई थी। बहुत जगह पे ये लिखा रहा था भारत की खोज हुई, सरासर गलत है। भारत तो अपने जगह पे ही था, ठीक है। यूरोप और भारत के बीच में नए रास्तों का खोज करने का श्रेय जो जाता है वास्को डी गामा को जाता है, ठीक है। चलिए, उससे पहले भी बहुत सारी घटना हुई थी, उस पर भी हम लोग थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो क्या हुआ, तो ध्यान में यहाँ पे रखना है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि यूरोपियों को एशिया से व्यापार करने के लिए पुनः नए मार्ग की खोज करनी पड़ी। मार्ग तो पहले से थी। ध्यात हुआ कि जब 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने, जिसको उस्मानिया तुर्क कहते हैं, एशिया माइनर को जीत लिया। एशिया माइनर जिसको हम लोग वर्तमान में तुर्की के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वहां का जो शहर जो था जिसका नाम कस्तुतुनिया, ठीक है, कस्तुतुनिया को अभी हम लोग इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, ठीक है, उस पर अधिकार कर लिया। पूरी तरीके से इस रास्ते पे किसका अधिकार हो गया, तो इस्लाम का, मुसलमानों का अधिकार हो गया, ठीक है। और पश्चिम के बीच पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गया। इस तरह पूर्वी देशों और यूरोप के बीच में पारंपरिक व्यापारिक मार्ग पर अंकुश लग गया। पहले से मार्ग चला रहा था, ठीक है, कोई कोई मतलब वहां पे इंटरफेयर नहीं था, सभी व्यापार कर सकते थे पूर्व देशों के साथ, दक्षिण एशिया कह लीजिए, ठीक है। लेकिन अब इन पे अधिकार हो गया था, अब ये व्यापार कर नहीं सकते थे। इस प्रकार उत्पन्न परिस्थितियों के कारण पश्चिमी यूरोप देश में व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस स्पाइस समझ रहे, मसाला के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, जो कि कहाँ पे होता था, भारत में होता था और इंडोनेशिया में, ठीक है। स्पाइस आइलैंड जो था इंडोनेशिया को ही बोलते हैं, मसाले के द्वीप के लिए नए अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे, ठीक है। अब नए रास्तों की खोज करने की आवश्यकता महसूस की 1453 में। यहाँ पे आप देखोगे उस्मानिया सल्तनत ने इस पर अधिकार कर रखा है। तो प्रारंभ में यूरोपियों की मंशा व्यापार में लगे अरबों, ठीक है, बेनिस वासियों के एक अधिकार को तोड़ना था। अब यहाँ पे बेनिस जो था अभी इटली में पड़ता है ये, ठीक है, बहुत छोटा सा शहर है। लेकिन ये देखेंगे ना, मुख्यतः यूरोप में व्यापार खूब करते थे, ठीक है। और बेनिस को देखा, बेनिस जो था व्यापार खूब करते थे इटली के साथ ही, रोम के साथ जब व्यापार होता था तो यहाँ पे इसको रोम के साथ आप समझ सकते थे, ठीक है, बहुत पहले से व्यापार होता था। क्योंकि सिल्क रूट जो थी एशिया को यूरोप के साथ जोड़ती थी। स्पेशली जो था सिल्क रूट जो था लगभग 66 थिंक उसका लेन है, क्योंकि एशिया को यूरोप के साथ जोड़ती थी और मुख्यतः चीन से लेकर रोम तक जाती थी। तो यहाँ पे रोम वासी जो थे, स्पेशली बेनिस वासी जो थे, व्यापार सबके साथ करते थे। इनका ये दिक्कत नहीं होता था सब व्यापार ईसाई के साथ नहीं करेंगे या फिर क्रिश्चियन के साथ, सॉरी, ईसाई के साथ नहीं करेंगे, फिर इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनके साथ व्यापार नहीं करेंगे। बेनिस वासी को जिनसे प्रॉफिट होता था उनके साथ ये व्यापार करते थे। अब इनके एक अधिकार को तोड़ना था। अरब व्यापारी जो था वो भी खूब व्यापार कर रहे थे। अरब व्यापारी जो थे किसके साथ व्यापार, अरब जो थे भारत से व्यापार करके क्या करते थे, यूरोप के साथ व्यापार करते थे। तो इनका एक तरफ यूरोप में बेनिस वासियों का एक अधिकार था व्यापार में। अब मिडिल ईस्ट में अगर बात करें अरबों का व्यापार था। जैसे भारत से जो ज्ञान विज्ञान जो निकला वह यूरोप में कैसे गया, तो अरब व्यापारी जो था अपने साथ उठाकर उसको यूरोप लेकर गए, ठीक है। मतलब व्यापारी जो थे अरब व्यापारी वो अपने साथ ज्ञान विज्ञान को लेकर यूरोप लेकर गए, समझ रहे हैं ना। इनके एक अधिकारों को तोड़ना था, तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना और पूर्व के साथ सीधे व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए। इनको फर्क नहीं पड़ता हमको किसके साथ व्यापार करना है, तुर्क के साथ व्यापार करना है, ठीक है, बेनिस वासी के साथ करना है, अरब के साथ करना है, डजेंट मैटर। इनको जो अच्छा पैसा देता था उनके साथ व्यापार करते थे, ठीक है। तो इनका तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यूरोप वालों का दिक्कत था। क्योंकि यूरोप वालों का इसलिए दिक्कत था कि फ्यूचर में 3-4 क्रूसेड हो चुके थे। क्रूसेड का मतलब क्या होता है, धर्म युद्ध होता है, ठीक है। तो ईसाई के बीच में और मुसलमानों के बीच क्रूसेड हो चुका था। तो ये अरब व्यापारी बेनिस वासी को तो तुर्क जो था वो तो डिस्टर्ब नहीं करता था। लेकिन जैसे यूरोपियंस आते थे, जैसे ब्रिटिश हो गया, पुर्तगीज हो गया, पुर्तगीज के साथ तो बहुत ज्यादा शत्रुता थी, उनको दिक्कत देते थे। तो उन लोगों का लगा नहीं भाई साहब अब तो बहुत दिक्कत हो गया, अरब और बेनिस वासी तो बहुत अच्छे तरीके से व्यापार कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ दिक्कत है, तो चलो एक नया रास्ते की खोज करते हैं, ठीक है। यूरोपीय के लिए अब नए समुद्री मार्ग खोजना उतना कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि 15वीं-16वीं शताब्दी से यूरोप में पुनर्जागरण का प्रबोधन के परिणाम स्वरूप नई भौगोलिक खोजों को केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था। तो पुनर्जागरण जिसको रेनेसांस कहते हैं, यूरोप से ही शुरू हुआ, ठीक है, इटली से शुरू हुआ। अब यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे नई नई भौगोलिक चीजें की खोज हुई। नई नई भौगोलिक चीजों में क्या था, तो उसको क्या बोलते हैं, जो कि समुद्र में रास्ता देखने का काम करता है, दिशा सूचक होता है, जिसको कुतुबनुमा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसको इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं, भूल रहा हूं मैं, ठीक है। तो डायरेक्शन दिखाने का काम करता है, ठीक है। तो पहले
इसका आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो जो नाविक जो थे समुद्र में उतरते थे और वो क्या होता, दिशा उनका गुम हो जाता था, वो टोटली मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, कहीं जा ही नहीं पाते थे। लेकिन जब दिशा सूचक का जब आविष्कार हो गया तो नाविक जो थे, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब क्या कर सकते, समुद्र में उतर सकते थे, नवीन नवीन रास्तों का मतलब क्या कर सकते थे, खोज कर सकते थे। तो ये जो नवीन नवीन रास्तों का जो खोज किया गया, उसमें पुनर्जागरण का बहुत अधिक योगदान है। ये कारण ही आप देखोगे तो नए नए चीजों का आविष्कार हुआ, जैसे कि हल्के गति से चलने वाले जहाज का आविष्कार हुआ, ठीक है, दिशा सूचक का आविष्कार हुए। इस तरीके से मतलब अब नवीन रास्ता खोजना लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। और इस क्रम में जो सबसे ज्यादा जो हेल्प जो करने वाला जो शासक जो थे वो एक स्पेन पुर्तगीज थे, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, फंड किया, ठीक है, जो नाविक जो थे उनको फंड किया से तुम जाओ, ठीक है, समुद्र में तुम उतरो, नवीन नवीन जगहों का खोज करो, जो भी खर्च होगा सो मेरे द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही पुनर्जागरण के बाद निर्माण हुआ, समुद्री यातायात में प्रगति हुई तथा कुतुबनुमा दिशा सूचक का आविष्कार भी हो गया था। फलतः यूरोपीय लोग अब यह कार्य करने में, ठीक है। नए समुद्री मार्गों की खोज में पहला कदम जो था पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया। इन दोनों देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से भौगोलिक खोजों का एक नया युग प्रारंभ, क्योंकि भाई समुद्र में अगर आप उतर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आज गया घूम घाम के चले आए, ठीक है। क्या 4 महीना 5 महीना 6 6 महीना तक आपको समुद्र में ही रहना पड़ता था। तो ऐसे में जब तक आप नाविक को फंड नहीं करेंगे, उनको सहायता नहीं देंगे, तो नवीन नए रास्तों का खोज क्यों करेगा। क्योंकि नाविक को क्या होने वाला, कुछ ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं होने वाला, लेकिन नए रास्तों का खोज हो जाएगा तो यूरोप और भारत के साथ व्यापार होगा। तो पूरा फायदा कहीं ना कहीं वहां पे यूरोप की जो एम्पायर है उनको होगा। इसलिए जो एम्पायर जो थे वो फंड करते थे, ठीक है। तो चलो हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तू नवीन रास्तों का खोज करो, व्यापारिक रास्ता जो है बनाओ। और यहाँ पे देखोगे इसी पृष्ठभूमि में स्पेन का नाविक जिसका नाम कोलंबस था, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछेगा कोलंबस किस देश का था, तो ध्यान में रखना कहाँ का था, स्पेन का था, ठीक है। तो 1492 में भारत की खोज के निकला से चलो हम भारत को खोजेंगे, लेकिन गलती से पहुंच गया दूसरे जगह पे, ठीक है, अमेरिका चला गया, ठीक है। अब अमेरिका चला गया लेकिन वो मान नहीं रहा था सब अमेरिका आ गया है, वो बोलता नहीं यही इंडिया है, मतलब ये निकला भारत की खोज के लिए, ठीक है। पहुंच गया कहाँ पे, अमेरिका, ठीक है। और यहाँ पे पहुंचने के बाद कहता है से नहीं यही इंडिया है, और लोगों को मनवा भी दिया से यही इंडिया है। लेकिन बाद में जब 1498 में जब वास्को डी गामा ने जब खोज किया, तब पता चला कि नहीं, जो कोलंबस ने जो भारत को खोजा था वो गलत है, ठीक है। अब लोग जो समझते ही नहीं थे, जैसे 1492 में कोलंबस ने ऑलरेडी एक इंडिया की खोजा था, हालांकि वो अमेरिका था, लेकिन इसने बोला था नहीं ये इंडिया है, ठीक है। और फिर 1498 में फिर कोलंबस ने किसको खोजा, कोलंबस बोल रहा हूँ, वास्को डी गामा ने, इसने ओरिजिनल भारत को खोजा। भारत जा रहा हूँ तो लोग कहते थे कौन सा भारत जा रहा हो, कोलंबस वाला भारत जा रहा हो फिर वास्को डी गामा वाला भारत जा रहा हो, ठीक है, कि कंफ्यूजन हो गया। इसने तो खोजा अमेरिका को लेकिन नाम रख दिया इसने इंडिया। तो फिर जाके दो क्रिएशन यहाँ पे निकल कर आता है। जो ओरिजिनल भारत जो था उसको बोला गया ईस्ट इंडीज, ठीक है। कोलंबस ने जिसको ढूंढा था उसको बोला गया वेस्ट इंडीज, ठीक है, जो कि अभी भी है। ये कोलंबस वाला जो भारत जो था उसको वेस्ट इंडीज, और ये भारत जो था ओरिजिनल जो कि वास्को डी गामा ने खोला वो ईस्ट इंडीज के नाम से जाना गया, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ पहुंच कर चला गया वो, अमेरिका चल गया, ठीक है। लेकिन उसने बोला से नहीं यही भारत है। इस प्रकार उसने अमेरिका की खोज की, तो अमेरिका की खोज करने का श्रेय किसको जाता है, तो ध्यान में रखना कोलंबस को जाता है, ठीक है। लेकिन शुरुआती दौर में सब क्या मानकर चले थे 5-6 वर्षों तक, तो नहीं यही भारत है। लेकिन इस भ्रम को दूर किसने किया, वास्को डी गामा ने 1498 में इस भ्रम को तोड़ा। 1498 में पुर्तगाल के नाविक, तो ये कोलंबस जो था स्पेन का था, और वास्को डी गामा कहाँ का था, पोर्टुगीज था, ठीक है। इसने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला जिससे वो उत्तमाशा अंतरिक्ष, क्या अमेरिको वेस्पुसियम कहीं पढ़े हुए थे सर 9th क्लास में। अमेरिका का खोज करने का श्रेय उसको भी जाता है, लेकिन वो अमेरिका में भी तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है ना, ये तो द्वीप पे पहुंचा था ना। तो वेस्ट इंडीज जो पहुंचा था वो द्वीप पे पहुंचा था, ठीक है। अब देखेंगे, हाँ, तो वास्को डी गामा ने एक नया समुद्री मार्ग खोजा जिससे वो उत्तमाशांतरिक्ष, जिसको केप ऑफ गुड के नाम से भी जानते हैं, कि चक्कर काटते हुए भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा, तो कालीकट पे पहुंचा, ठीक है। कालीकट बंदरगाह जो केरल पे पहुंचा, और जब वहां पे पहुंचा, ठीक है, जब वहां पे पहुंचा तो वहां का जो उस समय जो लोकल राजा जो था उसका नाम बोलते थे जमोरिन, ठीक है। ये जमोरिन उसका नाम नहीं था, ठीक है। उसके बाद मतलब आगे भी अगर कोई राजा अगर
होता तो उसको जमोरिन ही बोलते। तो कभी कभी इसका ओरिजिनल नाम जमोरिन नहीं था, नाम कुछ और रहा होगा, लेकिन इसका जमोरिन ही बोलते थे वहां के शासक को, जबोरिन, जो कि एक हिंदू था। ठीक है, ध्यान में रखना। ध्यान रखो कि उत्मासांतरिम की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 में की थी। तो 1488 में उत्मासांतरिम की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने, ठीक है, अमेरिका की खोज ध्यान में रखना कोलंबस ने की थी, जिसको क्या बोलते थे, वेस्ट इंडीज कहा गया बाद में। और भारत की खोज, मतलब भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज जो था 1498 में पुर्तगीज ने किया, जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा। ठीक है, पुर्तगाली जो थे कहाँ पे आए, तो कहाँ पे आए, कौन से तट पे आए, तो ध्यान में रखना केरल के कालीकट। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक उत्मासांतरिम का चक्कर काटते हुए पहुंचा, लेकिन इसको ना रास्ता नहीं दिखा हुआ था, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे भारत जाए, लेकिन गलती से उसमें एक गुजराती व्यापारी दिख गया। ठीक है, उसको क्या करता है ना, किडनैप कर लिया उसे, चलो तुम मेरे जहाज पे आ जाओ, जब तक तुम मुझे रास्ता नहीं बताओगे तब तक तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, उसका नाम था अब्दुल मजीद। ठीक है, नाम याद कर लेना, गुजराती व्यापारी का नाम क्या था, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ने ही, ठीक है, इसको भारत का रास्ता दिखा दिया। अगर अब्दुल मजीद ने भारत का रास्ता इसे नहीं दिखाया होता तो हो सकता है हम लोग ब्रिटिश के गुलाम न बनते, लेकिन इसने भारत की रास्ता दिखा दी। बेचारे के साथ मजबूरी भी थी क्योंकि ऑलरेडी एक किडनैप हो चुका था। ठीक है, वास्को डी गामा बहुत ही कुख्यात व्यक्ति था। ठीक है, बहुत ही कुख्यात, बहुत ही मतलब नहीं बोलते थे, क्रिमिनल माइंडेड पर्सन था। ठीक है, उसने बहुत मारकाट, बहुत सारी चीजें मचाई थी, अभी इसमें पढ़ेंगे आगे। तो सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, जहां कालीकट का हिंदू शासक, जिसका नाम क्या था, जमोरिन। जमोरिन उसकी उपाधि थी, मैंने पहले ही बोला, जमोरिन उसका ओरिजिनल नाम नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना। स्वागत किया, काफी अच्छे से स्वागत किया, क्योंकि हम लोग मेहमान का तो स्वागत तो करते ही है, लेकिन बाद में क्या पता था जमोरिन का जिसका हम स्वागत करें वही मेरे राज्य को हड़प लेगा। ठीक है, वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, जिसका अरबी व्यापारियों ने विरोध किया। अब ऑलरेडी भारत में कौन पहले से व्यापार कर रहा था, अरब में अरबी व्यापारी जो थे व्यापार कर रहे थे। तो अरब जो व्यापार कर रहे थे केरल में, खूब अच्छे खासे व्यापार चल, अरब जो थे यहाँ से मसाला वगैरह लेते थे, आराम से यूरोप में जाके बेच देते थे। ठीक है, और अरब को तो जो रूट जो था, कौन सा रूट, वही इस्तांबुल वाला रूट जो था, कस्तूतुनिया वाला, उधर से भी जाने में कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वो मुसलमान थे, तो इस रूट में उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं होता था। तो नया रास्ता खोजे या फिर ना खोजे, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं था, क्योंकि कस्तूतुनिया वाला रूट में किसको जाने में दिक्कत हो रहा था, तो केवल यूरोपियंस को। अरब व्यापारी के लिए, इनके लिए कोई भी इशू नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पे क्या था, पहले से जो थे देखेंगे, यहाँ पे अरबों का क्या था, एकाधिकार था। अब यहाँ पे वास्को डी गामा कहता था, कालीकट के राजा को बोला कि हमको पूरी तरीके से व्यापार करने दीजिए, अरबों को यहाँ से निकालिए। अब वास्को डी गामा के कहना है, भाई साहब तुम भी व्यापार करो, वो भी व्यापार करे, हम काहे उसको निकाल दे, पहले से वो कर रहा है। ठीक है, अब इसी चीज को लेकर क्या होता, अरबों और मतलब पुर्तगीज में मतलब क्या होता, संघर्ष शुरू हो जाता, दोनों के बीच में खूब लड़ाई होती है। ठीक है, जब ये बात जमोरिन को पता चलता है तो भाई उसको ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि मेरे राज्य को तुम युद्ध का मैदान बना दिए हो। ठीक है, तो इस बात को लेकर क्या होता, पुर्तगाली के साथ उनका संघर्ष हो जाता है। बाद में क्या होता, पुर्तगाली धीरे धीरे गोवा पे कब्जा कर लेता है। अंततः वास्को डी गामा जिस मसालों को लेकर वापस स्वदेश लौटा, वही पूरी यात्रा की कीमत से 60 गुना दामों पर बिका। ठीक है, मतलब अगर क्या, ठीक है, अगर मान लीजिए 1 रुपया का मसाला अगर खरीदा तो वो पुर्तगाल में जाके 60 रुपया में बिका। ठीक है, इतना अधिक प्रॉफिटेबल था। तो समझ रहे, 1 रुपया का मसाला अगर खरीदा तो पुर्तगाल में जाके उसको 60 रुपये में बिका, मतलब 60 टाइम्स उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और घटना जो थी, यूरोपियंस को, पुर्तगाली को भारत आने पे क्या किया, मजबूर किया। ध्यान हो कि पूर्व के साथ व्यापार के हेतु इस्तादो द स्थापना की गई। अगर पूछेगा पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था, तो सारे कंपनी के नाम ही चैप्टर से याद करना, इस्टाडो द इंडिया, नोट कर लो। पूछा जाता है किसके समकालीन ये कंपनी बनी, तो अलेक्जेंडर 6 नाम था इसका। ठीक है, वास्तव में पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा 1453 में पूर्वी सामुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दे दिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ना अलेक्जेंडर 6, इससे ही आज्ञा मिला था, क्योंकि आप व्यापार करोगे तो क्या करोगे, किसी न किसी से आज्ञा तो लोगे ना। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर 6 से आज्ञा मिला था 1453 में, लेकिन रास्ता कब मिला, 1498 में। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आए। ठीक है, 1500 ईस्वी में फिर से जहाजी बेड़ा भारत आता है। ठीक है, कौन नेतृत्व कर रहा था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, वास्तव में चलेगा, फिर वो दोबारा आएगा वास्को डी गामा,
उसकी मृत्यु भी भारत में ही होती है, ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन 1500 ईस्वी में ठीक 2 साल के बाद पेड्रो अल्वारेज कैरवाल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़ा, जब भी मैं बेड़ा अगर बोल रहा हूं तो समझिए एक जहाज के साथ बहुत ही छोटी छोटी जहाजें होती है, उसको बेड़ा बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बार कब आया, ठीक है, तो ध्यान रखना 1502 में। पहली बार भारत कब आया था वास्को डी गामा, 1498 में। और दूसरी बार भारत कब आया तो 1502 में। इसको आप याद कर लीजिएगा, पूछता है। और इसके बाद ही पुर्तगाली जो थे कंटिन्यूसली भारत में आने लगे। अब यहाँ पे पूछा जाएगा पुर्तगालियों ने पहली कंपनी कहाँ पे स्थापित की, तो कालीकट में स्थापित की। लेकिन जब कालीकट में स्थापित कर लिया तो साथ में क्या चाहते पुर्तगाली से, सारा मेरा ही होना चाहिए, 100% हम ही व्यापार पे एक अधिकार बना कर रखे। तो किसके साथ इनका संघर्ष हो जाएगा, तो अरबों के साथ। क्यों होगा, तो भाई अरब जो थे पहले से व्यापार कर रहे थे और ये चाहते थे पूरी तरीके से व्यापार पे हमारा एक अधिकार हो जाए। तो बाद में जब देखा ये दोनों जब आपस में लड़ाई पिटाई कर रहा है तो जमोरी ने बोला तो भाई साहब तो बंद कर दो, ठीक है, तो जमोरी ने इसको बंद करवा दिया था। लेकिन पहली जो ये अस्थाई फैक्ट्री नहीं थी, अब इस प्रश्न को अलग तरीके से पलट सकता है, ठीक है, ये अस्थाई फैक्ट्री नहीं थी क्योंकि कुछ समय के बाद ही कालीकट में जो ये फैक्ट्री जो थी बंद हो गई थी, ठीक है। अब फैक्ट्री क्या होता है, सो जरा समझ लो। फैक्ट्री को अभी के फैक्ट्री से मत समझना जहां से प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इस फैक्ट्री से कोई भी प्रोडक्शन नहीं होती थी, ये चारों तरफ से बड़ी बड़ी 4 दीवारी होती थी, 20-20 फीट का दीवार होता था। ये जो व्यापारी जो थे भारत से जो भी सामान खरीदते थे वहां पे क्या करते थे, स्टॉक करते थे, यहाँ पे जमा करते थे, ठीक है। और जब बहुत सारा सामान जब इसमें जब जमा तब जाके इसको जहाज पे एक साथ मतलब क्या करते थे, डालते थे। रीजन क्या है, क्योंकि जहाज तब बहुत बड़ा होती है ना, तो वो तो थोड़ी सामान तो लेके जा नहीं सकती है। तो यहाँ पे 1 महीना 2 महीना तक क्या होता था, फैक्ट्री में सामान को स्टॉक किया जाता था। जब पूरा फैक्ट्री भर जाता था, जहाज पे ले जाने लायक हो जाता था, आज ले जाते थे। अभी फैक्ट्री का मतलब क्या होता, प्रोडक्शन होता है जहां से कुछ ना कुछ सामान बनती थी। ये फैक्ट्री से कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता था, इसको आपको ध्यान में रखना। ये केवल सामान रखने के लिए बनाया गया था। तो 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोच्चिन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई, ठीक है। ये कोच्चिन के पास इनकी पहली व्यापारिक कोठी बनी थी। ये कालीकट वाला तो कुछ समय के बाद हट गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना। मुख्यतः क्या चीज का व्यापार करना चाहते थे, तो काली मिर्च और मसाला का व्यापार। इसके बाद कन्नूर 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी कोठी बनाई। तो पहली कोठी इनका कोच्चिन में होगा 1503 में, और दूसरी कोठी की बात करेंगे तो कन्नूर में होगा 1505 में। अब यहाँ पे बात करेंगे पुर्तगालियों का जो पहला जो वायसराय जो था वो कौन था, उसके संदर्भ में देखेंगे। आदि पुर्तगाली जो था यहाँ पे अपना व्यापारिक एकाधिकार बढ़ा रहा था, तो उसी क्रम में अपने वायसराय को बनाना शुरू किया, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, नाम नोट कर लीजिए या फिर इसको ध्यान में रखिएगा, इनसे फैक्ट बनते हैं, ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात करेंगे जो कि 1505 से लेकर 1509 तक भारत में वायसराय रहा था। पहला पुर्तगीज वायसराय बनकर आया। उसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसको बोलते थे ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। शांत जल की नीति क्या होता था मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर कौन आया है, क्या बताओ, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ठीक है। कौन सा नीति लेकर आया, ब्लू वाटर पॉलिसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शांत जल की नीति पॉलिसी, ठीक है। हाँ, ध्यान में। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ चीजें और भी है। 1505 क्या होता है कि युद्ध, 1508 में एक युद्ध होता है चौल के युद्ध, ठीक है। में गुजरात के शासक से संभवतः परास्त हुआ, हार जाता है, ठीक है। किंतु 1509 में उसने महमूद बेगरा मिस्र तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेरों को पराजित किया, ठीक है। तो पहले तो हार गया 1508 में चौल के युद्ध में। तो ध्यान रखना चौल का युद्ध किसके किसके बीच में होता था, गुजरात और पुर्तगीज के बीच में हुआ। गुजरात के शासक और पुर्तगीज के बीच में हुआ, जिसमें जो था पुर्तगीज पराजित होता है। लेकिन 1509 में वही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था साथ में पराजित करता महमूद बेगरा को भी, मिस्र तथा तुर्की के शासकों के समूह को पराजित किया। देखिए ये पुर्तगीज जो थे ना धरती में मजबूत नहीं थे, ये पानी के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत थे। पानी के अंदर इनको हराना बहुत ही टफ होता था, ठीक है, क्योंकि इनका समुद्री बेड़ा जो था ये बहुत ही बेहतर था, ठीक है, ध्यान में रखना। आप देखोगे इसी के आसपास आप देखोगे आगे चल के मुगल भी आए, ठीक है, पुर्तगीज के कुछ समय के बाद मुगल भी आए। लेकिन मुगल के साथ सबसे बड़ा इशू क्या था, इनका समुद्र में था ही नहीं, ठीक है। रीजन ये भी था मेनली जो था मुगल जो था नॉर्थ इंडिया में था। अब नॉर्थ इंडिया में समुद्र तो होता नहीं था, लेकिन बाद में जब गुजरात में जब इसका अधिकार हुआ तो गुजरात में तो समुद्र था ना, लेकिन इसने क्या किया अपने समुद्र नेवी को कभी भी, ठीक है, मुगल जो थे विकास नहीं कर पाए, ठीक है। इस वजह से भी ये बहुत जगहों पे पिछड़ गए, ठीक है।
मुगल का नेवल था ही नहीं, ठीक है। मराठा ने बहुत अच्छा अपना नेवल बना रखा था, काफी बढ़िया था, ठीक है। अब देखेंगे उसके बाद जो गवर्नर जो आते हैं जिसका नाम था वायसराय अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक है। इसको वास्तविक माना जाता है, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अगर पूछेगा पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है तो अल्बुकर्क है, ठीक है। अगर पूछेगा पहला वायसराय कौन है तो अल्मेडा है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा दिया, ठीक है। अब 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना, भूलना मत। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लेकर आया था तो अल्मीडा ने लेकर आया था, ठीक डे है। ब्लू अल्मेडा, वाटर पॉलिसी को बंद किसने करवा दिया, ठीक है, तो ध्यान में रखना, अल्फांसो डे ठीक है। अल्बुकर्क। तो बिल्कुल, अब गोवा पे कब अधिकार किया तो क्या बताएंगे, गोवा को बिल्कुल, ठीक है। अधिकार किया था 1510 ईस्वी, गोवा पे अधिकार कब किया, 1510 ईस्वी में। हाँ बिल्कुल, आदिल ठीक है। शाह को हरा करना सर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। किसे हराया था गोवा पर अधिकार करने के लिए, आदिल साहब से, आदिल शाह आदिल को। साहब को हराया था। 10 पे आप देखोगे 1510 में इन्होंने गोवा पे अधिकार किया, ठीक है। अब 1530 में ये जो थे गोवा को राजधानी बना दिया, ठीक है। तो 1510 में इन्होंने गोवा पे अधिकार किया, 1553 में गोवा को राजधानी बना दिया। तो गोवा से पहले इनकी राजधानी कहाँ पे थी तो कोच्चि थी। गोवा से पहले इनकी राजधानी कहाँ थी, कोच्चिन थी। गोवा पर अधिकार कब कर 10 में करते, ठीक है। हाँ, वॉइस नहीं जा रही है। नहीं, वॉइस ब्रेक हो रही है। 1530 में आप देखोगे गोवा को राजधानी बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखो, आवाज नहीं जा रही क्या, आ रही है आ रही है। सर, अभी आ रही है। बीच में रुक जाती है थोड़ा सा। ब्रेक डाउन होता है। हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न जो आया था, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये था जो समुद्र पे ये एक अधिकार बना के रखना चाहते थे, ठीक है। मतलब समुद्र में मेरा एक अधिकार बना रहे हैं, ठीक है। समुद्र पे किसी दूसरे यूरोपियन ताकत तो उस समय कोई नहीं थी, किसी अन्य का अधिकार न हो, ठीक है। मतलब समुद्र में पूरी तरीके से एक अधिकार बना के ये रखना चाहते थे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना। अब हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1510 में क्या हुआ, गोवा को जीतता है, यूसुफ आदिल शाह से छीन लेता है एक्चुअली में। यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था माना जाता है, ठीक है। और ये ये जो पुर्तगीज जो थे इनका विजयनगर के जो शासक जो थे कृष्ण देव राय, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी, ठीक है। तो विजयनगर के जो शासक जो थे कृष्ण देव राय, उनकी बनती किससे नहीं थी तो वाजिद अली शाह से, आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह से नहीं बनती थी, जो कि गोवा का शासक था। कृष्णदेव राय की नहीं बनती थी। इसका फायदा किसे मिला तो पुर्तगालियों को मिला, ठीक है। क्योंकि कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को सपोर्ट कर दिया किसके खिलाफ, यूसुफ आदिल शाह के खिलाफ, ठीक है। इस तरीके से गोवा पे किनका अधिकार हो गया तो पुर्तगालियों का। कब अधिकार हुआ 1510 में, ठीक है। 1510 में अधिकार हुआ, कब तक रहा पता है आपको, ये अधिकार कब तक रहा, 1961 तक अधिकार रहा। अप्रॉक्स अगर देखेंगे तो 450 वर्षों तक इन्होंने गोवा पे अधिकार करके रखा। 1510 से लेके 1961 तक, ठीक है, आजादी के, ठीक है, लगभग 10 से 11 वर्ष के बाद ये गए, 15 वर्ष के बाद गए आजादी के। चलिए आगे हम देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो था विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के भटकल में, ठीक है, दुर्ग बनाने की इजाजत दी। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है। अल्बुकर्क ने जो पुर्तगी जो थे उनको बोला था भारतीय स्त्रियों से अब विवाह करो, ठीक है। इससे क्या होगा, पुर्तगी सत्ता में और अधिक विकास होगा। ये एकमात्र ऐसा जो ये व्यापारी कंपनी कह लीजिए, फिर यूरोपियन कंपनी कह लीजिए, जो कि मतलब विवाह के नीति के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ब्रिटिश जो था ठीक इसके उल्टा था। ब्रिटिश किसी भी एम्प्लॉय को आप देखोगे तो उनको भारत में विवाह करने की अनुमति नहीं थी। मिस्ट्रेस वो लोग रहते थे लेकिन भारत में वैवाहिक नहीं करते थे। वैवाहिक नीति उनको अपनाने का बिल्कुल ही मना ही था ब्रिटिश को, लेकिन इन लोगों ने ठीक उल्टा किया। उसके बाद जो गवर्नर जो आता है नीनो दी कुन्हा, अल्बुकर्क के बाद ये आया, महत्वपूर्ण था, ध्यान में रखना है। मतलब अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय जो था नीनो दी कुन्हा ही था, ठीक है। इसने क्या किया,
1530 में गोवा को मतलब क्या किया, पुर्तगालियों की राजधानी बना दिया। ठीक है, तो इससे पहले पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ था, कोच्चिन में। गोवा पे पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ, 1510 में। राजधानी कब बनी, 1530 में। ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, सेंट टोमे और हुगली में पुर्तगाली बस्ती स्थापित, ध्यान में रखिए। ठीक है, सेंट टोमे और हुगली दोनों जगह पे पुर्तगाली बस्ती स्थापित करने का श्रेय किसे जाता, नीनो दी कुन्हा। ठीक है, नीनो दी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या करके बासिन 1534 में एवं स्थापित कर लिया। तो ये प्रश्न पूछा हुआ बीपीएससी में, तो गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या किसने की। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, एक जहाज पर मिलने के लिए बुलाया जाता है, बहादुर शाह जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन नीनो दी कुन्हा ने उसकी हत्या करवा देती है। उसके बाद बसिन पे भी अधिकार कर लिया और द्वीप पे भी अधिकार कर लिया। ठीक है, धीरे धीरे क्या करेगा, ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा तो उसका तो काम ही था भाई किसी भी तरीके से समुद्र पर अधिकार करो, लेकिन आप पुर्तगाली थोड़ा ज्यादा करने लगो, काटेज पद्धति लेकर आता है। ये काटेज पद्धति क्या होता था, समुद्र पे धीरे धीरे उनका अधिकार तो था ही। ठीक है, अब ये समुद्र से गुजरने के लिए, ठीक है, एक तरह का टोल टैक्स लेते थे। मान लो कि पुर्तगाली है, अपना एक बना रखा है अपना, ठीक है, एबीसीडी करके, कोई भी कंपनी गई व्यापार करने के लिए, भी कोई भी शासक का ही जहाज जाता था तो उनको बोलता था आपको टोल देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप लोग टोल टैक्स से पैसा देते हैं ना रोड से जाने के लिए, उसी तरह समुद्र से जाने के लिए उनको पैसा देना पड़ता था। इसको बोलते थे काटेज पद्धति। ठीक है, एक तरह का लाइसेंस होता था, हम आपको अनुमति देते हैं, 10 बार आप जा सकते हो, एक बार लाइसेंस लेने के बाद पैसा दे दो, एक बार जा सकते हो, 20 बार जा सकते हो, एक महीना में जितना बार है उतना बार जाओ, इस तरह का एक लाइसेंस देते थे। ठीक है, तो धीरे ये किस पे कब्जा कर लिया था, हिंद महासागर पे। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पे एक अधिकार कर लिया, काट पद्धति लागू की, जो कि एक प्रकार का लाइसेंस था। यदि कोई देश या व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता था तो उसे काटेज देना आवश्यक था। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि निर्धारित शुल्क देना पड़ता था। अब इनका हिम्मत तो आप देखो, इनका हिम्मत इतना बढ़ गया था कि उस समय समकालीन जो मुगल बादशाह जो था, अकबर जो था, उसको भी पैसा देना पड़ता था। अब भाई अकबर जो था राजा था, भारत का शासक था, लेकिन गलती उसकी क्या थी, उसका कोई उनका कोई नेवल बेस नहीं था। ठीक है, कि उसने कभी भी नेवी को विकास करने का काम ही नहीं किया। तो एक दो बार जहाज तो जाता था तो जाने देते थे, लेकिन ज्यादा बार जाता था तो अकबर को भी मतलब क्या था, पैसा देना होता था। अकबर ने भी समुद्री व्यापार है तो काटे स्वीकार कर लिया था, ठीक है पैसा दूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी, हॉर्मुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित करी। हॉर्मुज जो था ना अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तेल व्यापार के लिए अभी भी हॉर्मुज का बेसिन जो है जाना जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हॉर्मुज में भी, जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था, उस पर भी कब्जा हो गया। ठीक है, फारस की खाड़ी पे भी कब्जा हो गया। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है, ध्यान में रखना। जापान के साथ ट्रेड करने का श्रेय जो था किससे जाता है, पुर्तगालियों को ही जाता है। अब पुर्तगाली अपने साथ बहुत कुछ लेकर आए, जैसे तंबाकू भारत में लाने का श्रेय इनको जाता है, आलू लाने का श्रेय इनको जाता है, टमाटर की खेती का श्रेय इनको जाता है, जहाज निर्माण करने में बहुत इंपॉर्टेंट है इनको जाता है। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी जी थी, वो भी पुर्तगालियों ने ही भारत में की थी। ठीक है, उसके बाद एक आर्ट का शुरू किया था, आर्किटेक्चर कह लीजिए, जिसे गोथिक कला बोलते हैं। ठीक है, गोथिक आर्ट बोला जाता है। ठीक है, इस आर्ट में मुख्यतः क्या बनता था, इस आर्ट में मुख्यतः आपका बनता था चर्च बनता था। ठीक है, क्योंकि चर्च आप देखोगे ना तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, चर्च का स्ट्रक्चर देखना उस तरह का, ऐसे ऐसे करके ऊपर में देखना निकला रहता ना, बर्थडे का जो टोपी जो होता है उस तरह का होता है। ठीक है, तो गोथिक आर्ट बोलते हैं। तो इस आर्ट में मुख्यतः क्या बनता था, चर्च बनता था। तो ये आर्किटेक्चर को डेवलप करने का श्रेय किसे जाता था, पोर्टुगीज को जाता है। ठीक है, तो स्थापत्य कला में गोथिक कला का विकास हुआ। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारणों में धार्मिक असहिष्णुता थी। धार्मिक असहिष्णुता का मतलब क्या था, इनको क्रिश्चियनिटी के प्रति इनका अलग ही पागलपन था। एक कन्वर्जन के लिए जाना जाता, बहुत अधिक कन्वर्जन इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया था। ठीक है, भारतीय व्यापारियों के साथ ये लूटपाट भी करते थे, भारतीय महिलाओं के संग वैवाहिक नीति आदि। ठीक है, जो कि कोई भी व्यापारिक कंपनी ने वैवाहिक नीति नहीं स्थापित, इन्होंने किया। मराठे व मुगलों का विरोध किया जाना। ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद 1532 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया। ये पुर्तगाली जो थे ना, हुगली को ना लूटपाट का अड्डा बना लिए थे। कोई जहाज जाता था ना वहां से खूब लूटपाट करते थे। बाद में ये पता चला, शाहजहां को पता चला, तो शाहजहां ने शाइस्ता खान को भेजा था, ध्यान में रखना। 1532 में शाहजहां ने शाइस्ता खान को भेजा था, और शाइस्ता खान ने पुर्तगालियों को बहुत ही मार मार के भगाया था। ठीक है, लेकिन बाद में पुर्तगाली जो थे व्यापारी थे, ये फिर मुगल बादशाह के पास आते हैं, फिर हाथ पैर जोड़ के बोलते हैं सबको भारत में व्यापार करने दीजिए, फिर शाहजहां इनको माफ कर देता है। ठीक है, साल आ जाता है 1661।
और 1661 में जो था एक पुर्तगाली राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन द ब्रिगेंजा, ठीक है, नाम याद रखना, ठीक है। क्या नाम था पुर्तगाली राजकुमारी? कैथरीन द ब्रिगेंजा। उनका विवाह होता है ब्रिटिश राजकुमार के साथ जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। अभी कौन है अभी राजकुमार कौन है, अभी शासक कौन है ब्रिटेन का? चार्ल्स तृतीय है ना, ये चार्ल्स द्वितीय महोदय, इनका ध्यान में रखना। इनका विवाह होता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन द ब्रिगेंजा, और उस समय बंबई का जो क्षेत्र जो था ना ब्रिटिश को दहेज के तौर पे दे दिया गया, ठीक है। अभी जो आप बंबई देख रहे हैं वैसा बंबई नहीं था, ठीक है, टापू हुआ करता था, 7 टापू था, लेकिन यूजलेस था उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए। तो यहाँ पे जो शादी में दहेज के रूप में भारत का जमीन दहेज के रूप में किसको मिला? ब्रिटिश राजकुमार को मिला, जिसका नाम क्या था? चार्ल्स द्वितीय। अब चार्ल्स साहब जो थे लंदन में रहते, तो उनको लगा क्या टापू वापू दे दिया, किसी काम का तो है नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं तो कभी भारत जाऊंगा भी नहीं, ठीक है। वो बोला ठीक है चलो ऐसा करो, एक किराया तय कर दिया, कंपनी जो था ब्रिटिश कंपनी जो था उसको दे दिया 10 पाउंड के वार्षिक किराया पे, ठीक है। बोला तुम मुझे 10 पाउंड देना वर्ष में एक बार, और तुम पूरे बंबई को क्या करो ले लो, क्योंकि मेरे लिए क्या है यूजलेस है, क्या टापू वगैरह दे दिया है, कोई काम कर रही है, मैं तो कभी जाऊंगा भी नहीं, ठीक है, तुम ही लोग रहते हो भारत में, तो इसको तुम लोग ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से बंबई जो था किसको दहेज में मिला? ब्रिटिश को मिला, ठीक है, जिसके लिए जिंदगी में अफसोस कौन किया? पुर्तगाली, क्योंकि बाद में जाकर बंबई जो था काफी अधिक डेवलप हो जाएगा, सारे टापू को कनेक्ट करके एक अच्छा सा शहर बन जाता है, तो इसके लिए आगे चल के ही हाथ मलते रहा। लेकिन बंबई बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, समुद्र भी था, व्यापारिक दृष्टि से काफी अधिक महत्वपूर्ण भी था, ठीक है। तो ब्रिटिश कंपनी को दे दिया चार्ल्स द्वितीय ने कितने? 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे। साथ ही तत्कालीन स्पेन में पुर्तगाल के शामिल हो जाने पर स्पेन सरकार का कंपनियों पे नियंत्रण क्या था? बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वहां पे जो एक पुर्तगाली जो था आगे चल के स्पेन के साथ मिल जाता है, तो यहाँ पे पुर्तगाली और स्पेन जो था सभी एक ही जैसे हो गए, ठीक है। जिससे पुर्तगालियों के उपनिवेश संबंधी गतिविधियां पश्चिम की तरफ उन्मुख हो गई, ठीक है। आगे चल के इनका जो था व्यापार जो था पश्चिम में जाके भी मतलब क्या हुआ? डेवलप हुआ। तो अब ये पूरब देश के साथ व्यापार करते थे, पश्चिम में भी जाकर अपना व्यापार करने लगे, ठीक है। तो इसी के क्रम में पुर्तगाली के बाद आप देखोगे जो भारत में जो है डच आते हैं, ठीक है। डच का बहुत सारा नाम है, डच को डच भी बोलते हैं और इसको नीदरलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हॉलैंड भी बोला जाता है, नीदरलैंड भी बोला जाता है, डच भी बोला जाता है, तीनों इस, ठीक है। और ये डच कंपनी की बात करेंगे तो सबसे पहले आप एक व्यक्ति का नाम देखिएगा ध्यान में, कार्नेलियस डी हाउकमैन, ठीक है, नाम काफी इंपॉर्टेंट है। 1596 में व्यक्ति जो था केप ऑफ गुड, वही रास्ता पुराना उत्तमाशांत द्वीप वाला जिसका बार्थोलोम्यू डियाज ने खोज की थी, उसी रास्ते से होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था, ठीक है। तो सुमात्रा में बांटेन पहुंचने वाला, ठीक है, मसाला का व्यापार होता है, तो सुमात्रा इंडोनेशिया का हिस्सा है ना। तो सबसे पहले कौन सा व्यक्ति पहुंचा था 1596 में? कार्नेलियस डी हाउकमैन, ठीक है, नाम इनका ध्यान में रखना। 1602 में डच कंपनी की बात करने की स्थापना होती, जिसके नाम क्या था? VOC कहते थे, पूरा याद रख सकते हो तो बेरिंग इंडस कंपनी। अब पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? अभी जस्ट पर है ना पुर्तगाली कंपनी का नाम, रहा था अभी जस्ट हमें जिक्र किया पुर्तगाली कंपनी का नाम, Estado da India. तो इंडिया से पोस्टाडो द इंडिया, ठीक है। उसी तरह डच कंपनी का नाम क्या था? बेरिंगडे पोस्ट इंडस कंपनी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और इसकी स्थापना जो थी 1602 में हुई थी, ठीक है। जिसे डच संसद ने एक चार्टर जारी करके कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, इलाके जीतने और किले बनाने का अधिकार दिया था। बाद में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर बना दिया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। बहुत सारी डच कंपनियां थी और सब आगे चल के यूनाइट हो जाती है, अब बनती है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां तो आई, लेकिन वो चाहते थे ना आपस में ही जो है ना हम कंपटीशन नहीं करें। मान लो किसे देखो 4 डच कंपनियां भारत में व्यापार कर रही है, ठीक है, अब ऑलरेडी ब्रिटिश भी है, ऑलरेडी पुर्तगीज भी है, ठीक है। तो अब ये फ्रेंच के साथ, ब्रिटिश के साथ, पुर्तगीज के साथ कंपटीशन करे कि अपने लोगों के साथ करे, ठीक है। तो वहां का जो शासक जो था वो कहते नहीं, एक ही को एकाधिकार रहेगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? व्यापारिक कंपनी, उसको एक अधिकार मिला होता, मतलब इंग्लैंड को देखते हुए उनके आधार पर भारत में कौन व्यापार करता है? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है, बाकी कोई भी ब्रिटिश कंपनी नहीं करेगी। ऐसा रीजन क्या है? क्योंकि आपस में क्या होना चाहिए? कंपटीशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको कंपटीशन फ्रेंच के साथ करना ना कि आपस में करना है। तो जो भी छोटी छोटी कंपनियां आती भी थी ना आगे चल के यूनाइट हो जाती थी।
डच प्रारंभ में इंडोनेशिया केंद्रित थे तथा मसालों के व्यापार में संलग्न थे। जब भारत के साथ उनका संपर्क हुआ तो उन्होंने व्यापार में सूती वस्त्र के व्यापार को भी शामिल किया, जिससे उन्हें अत्यधिक लाभ हुआ। और डच की जो पहली फैक्ट्री जो हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के नाम ध्यान में रखना, कंपनी को स्थापित किसने किया, कंपनी का स्थापना कब हुआ सो, और पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई, तो पूर्वी तट पे मछलीपट्टनम में, ठीक है, जिनको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, ध्यान में रखना। मछलीपट्टनम वही आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 1605 में डचों की पहली फैक्ट्री जो थी मछलीपट्टनम में स्थापित हुई, ठीक है, जहां पर वो सिक्के भी डालते थे, इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा, ठीक है, स्टेटमेंट में पूछ देता हूँ, वहां पे वो सिक्के भी डालते थे। आगे चलकर नागपट्टनम को मुख्यालय बना दिया, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ये जब मसूलीपट्टनम में जो इनका जो फैक्ट्री जो स्थापित हुआ तो वहां पे ये सिक्के भी डालते थे, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। डचों ने 1619 में जाकार्ता को जीतकर बैटेविया सर नामक नगर की सिक्के तो स्थापना की। त्रावणकोर में जाकार्ता डाल इंडोनेशिया देते। के कैपिटल था, है? सर सिक्के क्या? त्रावणकोर में डालते थे, त्रावणकोर में डाल। त्रावणकोर मसूलीपट्टनम सब पास में ही है, ठीक है। त्रावणकोर आई थिंक अभी केरला में पड़ता, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से पड़ता, लेकिन दोनों का जो तट जो होगा ना एक ही होगा। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे तो दिया मसूलीपट्टनम, शायद ठीक भी हो सकता है, फिर एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक आप, ठीक है। लेकिन दोनों का जो सीमावर्ती तट ही है, दोनों में ज्यादा अंतर है नहीं। अब यहाँ पर डच ने 1619 में जाकार्ता को जीतकर बैटेविया नामक नगर की स्थापना की। तो ये भी ध्यान रखना, बैटेविया नामक नगर की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है, इसे भी डच को जाता है। 1641 में मलक्का और 1658 में अन्य स्रोतों से 1659 में पुर्तगालियों ने श्रीलंका को जीतकर अपने में मिला लिया, ठीक है। तो श्रीलंका को भी जीत लिया था पुर्तगाली से, किसने, डच ने। तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, डच ने श्रीलंका को किससे जीता था, पुर्तगालियों से जीता था, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर डच ने भारत में कोरोमंडल समुद्र तट पर बंगाल, बिहार एवं ओडिशा में व्यापारिक कोठियां स्थापित की। यहाँ से बिहार का भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है जो मैं बताऊंगा। भारत में उनकी महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां पुलिकट में थी, सूरत में थी, कारिकल में थी, चिंसूरा में थी, कासिम बाजार बंगाल में पड़ता था, बनानगर था, पटना में था डचों की फैक्ट्री, बालासोर में पड़ता था, उड़ीसा में है, नागपट्टनम में भी था, कोच्चि में, सभी जगह पे थे, ठीक है। डचों की अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्रियां पूर्वी तट पे थी, इंपॉर्टेंट है, जिनमें से इंडोनेशिया भी जुड़ा हुआ था। तो इंडोनेशिया के साथ में इनका व्यापार होता था। अब डच जो थे भारत में व्यापार क्या चीज का करते थे, तो मुख्य रूप से डच जो थे नील, समझते हैं नील क्या होता है, सोरा, जिसको सोरा का जिसको क्या बोलते हैं, साल्ट पीटर, बारूद बनाने में काम आता है सोला, ठीक है, ध्यान रखना। सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता था। अब भारत में वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है, मतलब वस्त्र का निर्यात जो भी भारत में होता है तो शुरू में डचों ने ही किया था। ये सोरा का व्यापार जो थे बिहार से करते थे, ठीक है, डच जो थे सोरा का व्यापार जो थे बिहार से करते थे, ठीक है, ध्यान रखा, जो कि बारूद बनता था सोरा से। डचों की व्यापारिक व्यवस्था का उल्लेख 1722 में दस्तावेज में मिलता है। यह कार्टेल पर आधारित है। कार्टेल समझते हैं ना, बहुत सारे, कार्टेल कहने का मतलब है बहुत सारे के ग्रुप को मिलकर, मतलब क्या कह रहे हैं, व्यापारिक कंपनियां जो थी वो बनाई जाती है। जैसे अभी आप देखोगे तो कोई बड़ी सी कंपनियां है तो केवल उसी का फंड नहीं उसमें, ठीक है, उसमें आपका भी है, मेरा भी है, सब शेयर जो खरीदता है उस सब का उसमें फंडेड होता है, ठीक है। कंपनी लॉस में गई तो सबको नुकसान हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो सबको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जैसे कोई कंपनी को अगर पैसा चाहिए तभी क्या आईपीओ वगैरह जारी करती है, तो हम लोग उसका शेयर खरीदते हैं। तो शेयर में क्या होता है, जैसे हमने 50 शेयर रख लिया, तो 50 शेयर का हम मालिक हो गए, 50 शेयर उसके पास है, 50 शेयर उसके पास है, तो एक तरह से कार्टेल के रूप में काम करती थी। उसी तरह की डच कंपनी भी थी, ठीक है। डच कंपनी का नियंत्रण सीधे सरकार के हाथ में था, परंतु कंपनी अपनी इच्छा अनुसार विस्तार नहीं कर सकती, ठीक है। दो चीजें ध्यान में रखिएगा, डच कंपनी जो थी, फ्रांसीसी कंपनी जो थी, ये सब सरकार के हाथों में थी, ठीक है। अब सरकार का इसमें जो था राज्य का पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ होता था, इसलिए कोई भी, जब उनको कोई भी डिसीजन लेना पड़ता था तो पूरी तरीके से स्टेट पे क्या हो जाते थे, डिपेंड हो जाते थे, ठीक है। और स्टेट जो थी जल्दी डिसीजन लेती नहीं थी, इस वजह से इनका विकास नहीं हो पाया। जो कि ब्रिटिश कंपनी जो थी पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी थी, तो प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी होती थी, ठीक है। डच हो गया, फ्रेंच हो गया, ये सब क्या सरकारी कंपनी थी। सरकारी कामकाज कितना जटिल होता है कि नहीं, जब इनको बारूद समाप्त हो जाता था, बंदूकें समाप्त हो जाती थी, तो पैसा मांगते थे, तो पैसा आने में 2 से 3 महीना लग जाता था, ठीक है। अब ब्रिटिश जो थी खुद व्यापार करती थी, ठीक है, खुद सारे फंड को मैनेज करती थी, सरकार से इनका कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। सरकार को खाली 10.5% का लाभांश दे देती थी, ठीक है, कुछ फंड देती थी गवर्नमेंट को, और सारा पैसा अपने पास रखती थी, अपने हिसाब से चलती थी, इसीलिए वो ज्यादा सक्सेस हुई क्योंकि वो प्राइवेट कंपनियां थी।
जो कंपनी के पतन का प्रमुख कारण बनी क्योंकि सरकारी कंपनी थी। इसके अलावा अपने प्रतिद्वंदी अंग्रेजों की तुलना में डचों की नौसैनिक शक्ति कमजोर थी, इनका नेवल बेस बहुत कमजोर था। दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित रखने के कारण कालांतर में भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साथ निर्णायक प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया। ठीक है, अंतिम रूप से इनका एक युद्ध होता है जिनको बोलते हैं बेदरा का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। बेदरा का युद्ध जो होता था 1759 में होता था। इसमें डच शक्ति का टाटा बाय बाय हो गया। ठीक है, अंग्रेज किसके तथा किसके बीच फ्रांसीसी में के हुआ बीच था? हुआ था ना डचों सर? और अंग्रेजों के बीच में हुआ। ठीक है, नहीं, बांडीबास हुआ था अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच में। ठीक है, 1760 में आगे चल के कौन सा होगा? बांडीबास होगा। ठीक है, तो बांडीबास में क्या होता है? तो यहाँ पे फ्रेंच का टाटा बाय बाय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी ने एक साथ दो को निपटा दी। ठीक है, एक साल पहले बेदरा के युद्ध में डच को निपटा दिया और फिर एक साल के बाद 1760 में बांडीबास का लड़ाई हुआ जिसमें फ्रेंच को निपटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे डच भी चले गए, फ्रेंच भी चले गए। बची कंपनी कौन की? केवल यहाँ पे बच्चा आपका ब्रिटिश बच गया और थोड़ा सा पुर्तगाली। दोनों जो महत्वपूर्ण जो कंपटीशन दे रहा था ब्रिटिश को, वो तो दोनों तो एक तरह से पूरी तरीके से, ठीक है, समाप्त होगी इनकी शक्ति। 1759 में बेदरा के में डच का और 1760 में बांडीबास की लड़ाई किनका चला गया? फ्रेंच का चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से मुक्ति मिला ब्रिटिश को। अब ब्रिटिश अब जो है जमकर एक्सपेंड करेगा क्योंकि ऑलरेडी 1760 हो चुका है। 1759 में किसने हराया? बेदरा के में। उससे ऑलरेडी 1757 में प्लासी वो जीत चुका है। अब 1760 में फ्रांसीसी को हटाया। ठीक 4 साल के बाद 1764 में बक्सर विजय वो करेगा। ठीक है, इस तरह से ब्रिटिश कंपनियां जो थी धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी और गजब का एक्सपेंड करेगी। ठीक है, अब क्या होता है? ब्रिटिश कंपनी भी भारत की तरफ आएगी क्योंकि ये बहुत दिन से रुका हुआ था, देख रहा था सब व्यापार कर रहा है, मैं क्यों ना करूं। साल था 1599। ठीक है, आखिरी दिन था, तारीख था 31 दिसंबर। नए साल की पार्टी बन रही थी 31 दिसंबर 1599। ठीक है, और पार्टी में ही कुछ लोगों का विचार से चलो व्यापार करते हैं। ठीक है, व्यापारी लोग मिलते हैं, तरह का अपना उन लोग का विचार आता है। तो कुछ व्यापारी जो थे आपस में मिले, उन्होंने बोला कि हम सभी लोग मिलकर क्या करेंगे? कंपनी बनाएंगे। ठीक है, और उस कंपनी का नाम जो था मर्चेंट एडवेंचर। ठीक है, कंपनी का नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचर। ठीक है, 31 दिसंबर 1599 की बात है। वो कंपनी बनाया जो कि आगे चल की कंपनी का नाम जो था व्यापारिक उद्देश्य से किसके साथ व्यापार करेगा? पूरब के साथ व्यापार करेगा। यहाँ पे ये भी कहना गलत होगा भारत के साथ व्यापार नहीं, पूरब के साथ, जिसमें चाइना भी आएगा, इंडोनेशिया भी आएगा, भारत भी आएगा। तो सबने मिलकर कंपनी बनाई जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर, जो कि आगे चल के कंपनी का नाम पड़ा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, पूरा नाम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, और ईस्ट इंडीज के नाम से इसका बना ईस्ट इंडिया कंपनी बना संक्षेप में। ठीक है, नवा कंपनी की स्थापना हुई। कालांतर में इसी कंपनी का नाम संक्षिप्त करके क्या पड़ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ गया कि भाई इतना लंबा नाम बोल लेना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने रॉयल चार्टर जारी किया। चार्टर क्या होता था? चार्टर को बोलते थे अधिकार पत्र बोलते थे। ठीक है, अब बोला से देखो ये जो कंपनी जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत के साथ एकाधिकार रहेगा। ठीक है, और लेकिन एकाधिकार कितने वर्षों का एकाधिकार? तो एकाधिकार इनको केवल 15 वर्षों का मिला था। VVI है, नोट कर लो। ठीक है, पूछेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार कितने वर्षों की दी थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने? तो 15 वर्षों। तो मतलब 15 वर्षों तक भारत में या फिर ईस्ट इंडिया के साथ, ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार कौन कर सकता है? तो वन एंड ओनली कौन कर सकता है? ईस्ट इंडिया कर सकता है। मतलब कोई भी दूसरी ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया के प्रॉफिट को देखते हुए नहीं जाएगी। एकाधिकार का मतलब वही होता है। लेकिन साल आता है 1509। 1509 में जो था जेम्स प्रथम जो था इंग्लैंड का शासक बना, उन्होंने बोला भाई साहब तुम्हारा एकाधिकार जो है ना फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी ब्रिटिश कंपनी, ठीक है, आज से 1609 ईस्वी से, ठीक है, भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती। ये एकाधिकार कब तक बना रहा पता है आपको? 1833 तक बना रहा है। ठीक है, मतलब 1833 तक भारत में कौन व्यापार करेगा? तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। ठीक है, 1833 में एक नया एक्ट आता है जिसमें बोला गया भाई साहब चाय के साथ, चीन के साथ, ठीक है, एक और भी जो होता अफीम के साथ छोड़कर इंग्लैंड की कोई भी कंपनी अगर भारत में व्यापार करना चाहेगी तो कर सर, ये सकती है। वाला लेकिन तो इंग्लैंड की कंपनी 1813 क्या में आई व्यापार थी नहीं ना? कर सकते? चाय के साथ नहीं करेगी। ठीक है, चाय वाली सॉरी तो 1813 मिस्टेक। 1813 में ठीक है, बोली है। 1813 में, 33 में तो समाप्त हो गया था एकाधिकार। वही मैंने बोला 33 तक बना हुआ था, फिर 33 में समाप्त ही हो गया।
तो चाय, चीन और अफीम के साथ छोड़कर 13 में आया, लेकिन 13 के बाद अगर कोई भी कंपनी जो थी भारत में आकर व्यापार कर सकती थी, लेकिन 3 चीज का व्यापार नहीं कर सकती थी। ये अधिकार 33 तक बना रहा, 33 में जाके मतलब ठीक है समाप्त हो गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। और ये अनिश्चित काल तक कंपनी के एकाधिकार को बढ़ाने का काम किया था जेम्स प्रथम ने किया। कब किया? 1609 में, जबकि महारानी एलिजाबेथ ने कितने वर्षों का दिया था? तो केवल 1500 वर्षों का दिया था। ठीक है, अब क्या था? 1608 में आप देखोगे कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में कंपनी फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारी कंपनी कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे 1608 में ब्रिटिश तय करता है अपना भी एक फैक्ट्री, एक आशियाना हो भारत में, और सूरत के तट पे फैक्ट्री खोलने की बात करती है, लेकिन इसके लिए व्यापारिक अधिकार तो चाहिए। तो व्यापारिक अधिकार कौन देगा? तो उसमें शासक कौन था? जहांगीर था ना, क्योंकि 1605 में आप देखोगे तो अकबर का देहांत हो गया था। 1605 में ही ना अकबर का देहांत हुआ। ठीक है, लेकिन उस समय ना मीडिया बहुत फास्ट नहीं था। ठीक है, अभी तो हमें पता चल जाती है जो कौन घटना कब होती है, 2 मिनट के बाद पता चले। लेकिन जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जब हॉकिंस जब आया तो उसके हाथ में जो राजा का जो आज्ञा पत्र जो था परमिशन के लिए लेटर पे, उसमें अकबर का नाम ही था। हालांकि अकबर का मृत्यु 3 साल पहले हो गया था, लेकिन अभी भी उस पर अकबर का ही नाम ही था। ठीक है, तो हॉकिंस जो था जहांगीर के दरबार में पहुंचा, जहांगीर को इम्प्रेस करने की कोशिश किया। उसने फारसी भाषा में जहांगीर से बात की। जहांगीर भी देखा यार अच्छा आदमी है, तो इसको इंग्लिश खान की उपाधि दिया था जहांगीर ने। ठीक है, तो सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा जो थी मिल गई थी। ठीक है, ध्यान में रखना। और हॉकिंस जो था फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, ध्यान रखना, तो इसलिए इसको इंग्लिश खान की उपाधि भी दी गई थी। जहांगीर के द्वारा इसको मनसब भी दिया गया था। ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में 1608 में सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने में ये कायम रहा था। ठीक है, हालांकि इसकी अस्थायी ध्यान में रखेंगे नहीं थी ये। ठीक है, आगे चलते हम लोग देखेंगे, क्योंकि 1611 में फिर मतलब क्या होता है, नया फैक्ट्री फिर से स्थापित करता है। हॉकिंस किस भाषा का अच्छा ज्ञाता था? फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। वह हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का कप्तान भी था। तो पहला जो जहाज जो आया था उसका नाम था हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर नाम ध्यान में रखिएगा। ये हेक्टर जो था जहाज का नाम था। उसका कप्तान कौन था? तो उसका कप्तान जो था हॉकिंस था। तो यही जहाज लेकर आया था, हेक्टर जहाज लेकर आया था, ध्यान में रखना। 1600 दरबार में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन पहुंचा। ठीक है, और व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ। पहली कारखाना तो स्थापित करने का कोशिश किया था सूरत में ही ना, लेकिन वो अस्थायी नहीं था। लेकिन पूरी तरीके से अस्थायी कारखाना स्थापित करने का जो इनको प्रयास जो मिलता है 1613 में मिलता है, क्योंकि 1611 में एक लड़ाई होती है। ठीक है, कौन सी लड़ाई थी? ये पुर्तगाली और ब्रिटिश के बीच में एक लड़ाई होती है। लड़ाई का नाम भूल सुहाली गए की हैं। युद्ध, सुहाली की युद्ध। सर सुहाली की कौन युद्ध सा हुआ ये था। युद्ध? हाँ, बैटल ऑफ सवाली की बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है। बैटल ऑफ सवाली में क्या होता है ना, पुर्तगाली को ना ये ब्रिटिश जो थे बुरी तरीके से हराते हैं। अब यहाँ पे पहले जब पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो कालीकट के जो राजा जो था जमोरिन, उसके साथ क्या समस्या थी? समस्या ये थी जब पुर्तगाली जो थे आगे पे आया, बोले थे अरब को पूरा व्यापार में से निकालो, हमको पूरा व्यापार का एक अधिकार करो। सेम सिचुएशन जो था अब उत्पन्न हो गया। ठीक है, क्योंकि पुर्तगाली भारत में पहले से व्यापार कर रहे थे। अब यहाँ पे ब्रिटिश आया तो दोनों के बीच में टकराव होने लगा, तो हम व्यापार करेंगे। तो जहांगीर ने 1608 में परमिशन तो दे दी सूरत में, मतलब तुम अपना कोठी स्थापित कर लो। लेकिन यही जो था दोनों के बीच में मतभेद का, जहांगीर ने भी देखा तो भाई साहब ये दोनों अब लड़ेंगे व्यापार करने के लिए, बीच में नुकसान मेरा होगा। हमको तो किसी के साथ भी व्यापार, ब्रिटिश के साथ व्यापार करे चाहे पुर्तगाली के साथ व्यापार करे, हमारे लिए क्या, हमारे लिए पैसा आना चाहिए। दोनों पैसा दे, अच्छी बात है, लेकिन दोनों आपस में लड़ेंगे तो व्यापार क्या होगा? प्रभावित होगा। लेकिन जब 16 में सवाली का लड़ाई होता है और उस लड़ाई में जब ब्रिटिश ने पुर्तगालियों को हराया, तब जहांगीर को कॉन्फिडेंट आया ऐसा नहीं, ब्रिटिश इज मोर पावरफुल देन क्या नाम है उसका, पुर्तगीज। तब जाके इनको प्रॉमिस जो उनको जो था 1613 में आप देखोगे नया फैक्ट्री स्थापित करने का परमिशन दे दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब जो था जहांगीर जो था कॉन्फिडेंट फील किया नहीं, पुर्तगाली को भी कोई सबक सिखाने वाला आ गया। क्योंकि अभी तक जहांगीर का मानना यही था पुर्तगाली जो अजय है उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। ठीक है, तो अंग्रेजों ने अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। तो 1613 में इनका अस्थायी कारखाना बन गया। उससे पहले मसूलीपट्टनम में भी फैक्ट्री स्थापित किए थे, 1611 में भी, उससे पहले 1608 में सूरत में भी, लेकिन अस्थायी कोई नहीं था। 1613 वाला ही अस्थायी हुआ, लेकिन सूरत में था। ठीक है, अंग्रेज कैप्टन थॉमस बेट्स, ये नाम क्या था? थॉमस बेट्स, ध्यान में रखना, इस सवाली के युद्ध का नायक था
सूरत के समीप एक छोटा सा एक जगह है, सवाली गांव का नाम है। यहाँ पे पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को पराजित करके व्यापारिक एक अधिकार को भंग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लगा से नहीं, अब जो कि ब्रिटिश भी कुछ कर सकते हैं, केवल पुर्तगाली का ही एक अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, अब साल आता है 1615। 1615 इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत जिसका नाम है टॉमस रो। टॉमस रो जो था वो भी मतलब जहांगीर के दरबार में पहुंचा। उसका उद्देश्य एक व्यापारिक संधि करना था। सर टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने में फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया। अभी तो क्या सूरत में केवल चाहते थे व्यापार करने के लिए, सूरत में व्यापार करने का हमको दे दो। देखो ये कैसे इनको बोलते हैं ना आपको कॉलोनियल माइंड। अब ये देखेंगे धीरे धीरे विस्तार करने का सोच रहे हैं। पहले जहांगीर को क्या बोला, सूरत में व्यापार करने के लिए दे दो, दे दिया। फिर बोला सो भाई साहब सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए दे दो, वो भी दे दिया। आप बोल रहे संपूर्ण भारत में व्यापार करने के लिए दे दो। ठीक है, और वो भी मतलब जो था इनको मिल गया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या करेंगे, फैक्ट्री अब बनाना शुरू करेंगे। तो 1623 तक अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम जिनको मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, भरूच में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। दक्षिण करेंगे तो दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना मसूलीपट्टनम में किया था 1611 वाला, लेकिन अस्थायी नहीं था क्योंकि 1613 में आपका सूरत होता है। ठीक है, तत्पश्चात 1639 में मद्रास में व्यापारिक कोठी स्थापित की। ध्यान में रखिएगा, और पहला प्रेसिडेंसी था मद्रास ही बने। भारत में 4 प्रेसिडेंसी होते थे, मद्रास था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, कोलकाता प्रेसिडेंसी था, एक और भी प्रेसिडेंसी बाद में बनता है, क्या नाम था यार, आगरा आई थिंक। ठीक है, भूल रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1639 में ध्यान में रखना, मद्रास में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। इसमें जिसका योगदान था उसका नाम था फ्रांसिस डे, नहीं मद्रास वाला का दिया होगा, आगे कंफ्यूजन कर रहा हूँ नाम। ठीक है, बता दूंगा। अब देखेंगे ये दक्षिण में तो विस्तार कर लेते, फिर पूरब की ओर जाते हैं। ठीक है, तो पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना जो था 1635 में बालासोर में था। ठीक है, ओडिशा में पड़ता, ध्यान रखें। ये कहीं पे कारखाना स्थापित करेंगे ना तो ध्यान रखना समुद्र के किनारे होगा, फिर नदी के किनारे होगा, क्योंकि इनको क्या करना था, व्यापार करना था। तो कारखाना स्थापित वहीं पे करेंगे जहां से जहाज का आवागमन होगा। तो जो भी जगह होगा ना सबके सब समुद्र के किनारे या फिर नदी ही किनारे होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे हुगली में कर रहा है तो हुगली क्या है, नदी के किनारे, बालासोर समुद्र के किनारे, मसूलीपट्टनम समुद्र के किनारे, कोचीन जो है समुद्र के किनारे, सूरत जो है समुद्र के किनारे है। ठीक है ना, तो सब जगह कहीं ना कहीं समुद्र का या फिर नदी का रोल होगा। ठीक है, तपचर बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में भी कारखाने खोले। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, प्रश्न पूछते हैं फ्रांसिस डे ने, जिसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मद्रास का संस्थापक इसको कहते हैं। ठीक है, तो फ्रांसिस डे ने 1639 में चंदनगिरी का जो राजा जो था उसने एक मद्रास पट्टा पे लिया। मद्रास उस समय गांव था। ठीक है, अभी तो राज्य हो गया ना, एक छोटा सा गांव था, और वहां पे एक किला बना दिया। उस किला का नाम क्या रखा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो मद्रास को विकास करने का श्रेय जो जाता है फ्रांसिस डे को जाता है। बहुत सारे शहर जो थे जिनका विकास हो उनका नाम याद रखना जरूरी है। मद्रास में आप ध्यान में रख सकते हो क्या, तो फ्रांसिस डे। 1632 में ही काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछा जाता है। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों ने एक सुनहरा फरमान के माध्यम से गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है, व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। ठीक है, तो सुनहरा फरमान बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, गोलकुंडा से आप जो है हमारे राज्य में, संपूर्ण राज्य में आप स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। एक तरह का इनको, ठीक है, असाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट, इसको दस्तखत राइट भी कहते हैं। ठीक है, आगे चल के हम लोग इसको देखेंगे। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बंबई को प्राप्त किया। ठीक है, ध्यान रखें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बंबई को प्राप्त किया। वही समझ रहे हैं ना, 1661 में मिला था ना दहेज के रूप में 10 पाउंड के किराए पे, जो कि 1668 में पूरी तरीके से इनको मिल गया फाइनली। चलो अब तुम ही रखो। ठीक है, अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण पश्चिमी तट पर कंपनी का मुख्यालय के रूप में बंदरगाह में सूरत का स्थान जल्द ही मुंबई ले लिया। ठीक है, पहले पश्चिम में क्या था, सूरत हुआ करता था, धीरे धीरे क्या लिया, बंबई ले लिया वो स्थान। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। परिणाम स्वरूप उनका मुगल सेनाओं के साथ संघर्ष हुआ, जिस पर कंपनी को सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम आदि कारखानों से अपने अधिकार खोने पड़े, लेकिन बाद में मिल जाता है। बाद में जो था पहुंचा। जैसे एक चीज आपको ध्यान रखना, पुर्तगालियों का सबक जो सिखाया था, जहां क्या नाम है उसका, शाहजहां ने सबक सिखाई थी। ठीक है, पुर्तगालियों का, वही शाइस्ता खान को था। हुगली को उसने लूटा नहीं था, लेकिन हुगली के आसपास से जो भी जहाज जो गुजरती थी ना, उसको लूटपाट का अड्डा बना दिया था। उसी तरीके से हुगली को फिर से अंग्रेजों ने लूट लिया
और उस समय में जो शासक जो था कौन था, तो ध्यान में रखना है कौन था, तो आपका औरंगजेब था। लेकिन बाद में पहुंचा, और पहुंचने के बाद क्या था, वहां पे माफी मांगी, 1.5 लाख रुपया का मुआवजा भी दिया, और फिर से इनको व्यापार करने का अधिकार जो था औरंगजेब ने फिर से दे दिया। ठीक है। 1691 में शाही फरमान के तहत एकमुश्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल की सीमा में शुल्क से छूट मिल गई। ठीक है, बंगाल की सीमा में शुल्क से छूट मिल गई। डेट में समझ रहे हैं, तब बंगाल में व्यापार करने के लिए इनको किसी भी प्रकार का टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, एक मुश्त राशि दे दिया, तो इतना पैसा आप ले लीजिए, अब आराम से हमको ट्रेड करने दीजिए, तो ये इनको अधिकार जो था मिल गया। ठीक है। 1698 में अजीमुस्तान जो कि औरंगजेब का पोता था ये, ठीक है, द्वारा अंग्रेजों को सूतानाटी, कालीकटा और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी मिली है। सूतानाटी, ठीक है, कालीकटा और काली घाट, ये सब काली घाट जिसको बोलते थे, या फिर गोविंदपुर, ठीक है, ये सारों को मिलाकर बनता है कलकत्ता। ये छोटे छोटे गांव थे। ठीक है, ये छोटा छोटा गांव जो था 1698 में अजीमुस्तान द्वारा अंग्रेजों को मिला। ठीक है, बहुत ही कम पैसा में मिला, जिसमें सूतानाटी भी था, कालीकटा भी था, ठीक है, जिसको कलकत्ता भी कहते हैं काली घाट के नाम से, क्योंकि काली माता का मंदिर है वहां पे, और गोविंदपुर, ये सबको मिलाकर क्या बना, तो सबको मिला के बना कलकत्ता। इसका श्रेय जो जाता है उसका नाम है जॉब चार्नो। जिस तरीके से मद्रास को स्थापना करने का श्रेय फ्रांसिस डे को जाता है, उसी तरीके से जॉब चार्नो को श्रेय जाता है। उन्होंने कुछ गाँव को मिलाकर क्या किया, कलकत्ता जैसा बिहार नगर बना दिया। ठीक है, इन्हीं को मिलाकर जॉब चार्नो ने कलकत्ता की नींव रखी। कंपनी के इस किलेबंदी बस्ती को फोर्ट विलियम का नाम दिया गया। अब यहाँ पे कलकत्ता में जो बस्ती बना उसका नाम फोर्ट विलियम था, मद्रास में जो बना उसका नाम क्या था, सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, याद रहेगा ना। तो मद्रास में जो था सेंट फोर्ट नाम था, यहाँ पे नाम क्या रहेगा, फोर्ट विलियम। और जब ये फैक्ट्री जब बनती थी, तो वहां पे क्या होता था, प्रेसिडेंट होता था, जो कि मतलब देख रेख करता था। ठीक है, किलेबंदी को देख रेख करने के, जस्ट एक मैनेजर टाइप का व्यक्ति समझ लीजिए, देख रेख करने के लिए तो वहां नियुक्त कर दिया जाता था। तो किलेबंदी बस्ती के सुचारू प्रशासन के लिए प्रेसिडेंट और काउंसलिंग की व्यवस्था की गई। चार्ल्स आयर को प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। अगर कलकत्ता का जो फैक्ट्री जो थी उसके लिए प्रथम प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, तो चार्ल्स आयर को बनाया गया। ठीक है, कलकत्ता का अंग्रेजों ने सबसे पहला अपना प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। ध्यान रखना, मैंने बोला था 3 या 4 प्रेसिडेंसी थे, आगरा प्रेसिडेंसी भी बाद में। सबसे पहला प्रेसिडेंसी जो था 1700 में, ध्यान में रखना, कलकत्ता ही बना, जो कि 1774 में राजधानी भी बन गया। ठीक है, इनसे पहले इनका काम कहाँ से चलता था, तो मद्रास से चलता था, सेंट फोर्ट जॉर्ज से, लेकिन बाद में कलकत्ता जब राजधानी बनी तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। और कलकत्ता जो राजधानी जो बन रही रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है, 1773 में आता है। तो 1774 से लेकर 1911 तक कलकत्ता राजधानी बनी। 1911 के बाद भारत का राजधानी जो बनेगा तो कौन बनेगा, सॉरी, ब्रिटिश के द्वारा राजधानी बनाया जाएगा भारत का, दिल्ली को। ठीक है, तो 1774 से लेके 1911 तक कलकत्ता जो थी ब्रिटिश की राजधानी रहा। ठीक है, और साथ में आपको ध्यान रखना है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी कब बना, 1700 ईस्वी में प्रेसिडेंसी बना। प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है, मतलब सारे इंपोर्टेंट निर्णय जो थे अब कलकत्ता के द्वारा ही मतलब क्या होंगे, तो लिए जाएंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सारे इंपॉर्टेंट निर्णय जो थे कलकत्ता से लिए जाते हैं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट घटना जो घटी, जो कि ब्रिटिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, महाधिकार पत्र कहते हैं, जो कि ब्रिटिश को भारत में पूरी तरीके से अस्थायी रूप से सत्ता स्थापित करने का एक तरह से अवसर दे दिया, उसको बोलते हैं फर्रुखसियर का मूर्खता। ठीक है, फर्रुखसियर जो था ना, एक बीमारी से पीड़ित था। ठीक है, और उस बीमारी से पीड़ित था, काफी परेशान था, ठीक नहीं हो रहा था। और इसे ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत ये व्यक्ति नाम था, जिनका नाम था हैमिल्टन। ठीक है, वो एक डॉक्टर था। तो यहाँ पे 4 लोगों का एक टीम जो था फर्रुखसियर से मिलने गया, उसमें से एक डॉक्टर भी था जिसका नाम था हैमिल्टन। हैमिल्टन जो था उसको फर्रुखसियर का जो बहुत ही असाध्य रोग जो था उसको ठीक कर दिया। फर्रुखसियर इज नाउ फिट। अब फिट हो गया तो उसने क्या किया, खुशी में बोल दिया कि मात्र 3000 में, ठीक है, मात्र 3000 में कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया। अब फरमान के अंतर्गत मात्र 3000 रुपये वार्षिक चुकाकर, मात्र 3000 रुपये वार्षिक चुकाकर निःशुल्क रूप से, ठीक है, व्यापार करने तथा बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज में चलाने की आज्ञा दे दी। तो कितना बड़ा मूर्खता वाला निर्णय था, समझ रहे हैं। मतलब एक ऑलरेडी पहले से स्थापित राज्य है, जैसे मान लीजिए भारत ऑलरेडी स्थापित है, भारत में हमारा करेंसी चलता है,
अब मान लीजिए सरकार कुछ ऐसा फैसला ले ले जो कि बहुत ही मतलब ड्रास्टिक हो, किसी दूसरे देश का करेंसी भारत में आके चलने लगे तो पैरेलल गवर्नमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे फर्रुखसियर ने क्या बोला, 3,000 का वार्षिक किराया लिया, जहां पर भी मुगल राज्य जो था सभी जगह पे व्यापार कर सकता था बिना किसी टैक्स दिए हुए। और कंपनी का जो सिक्का जो था बंबई में ढालता था, कंपनी अपनी सिक्का जो थी बंबई में ढालती थी, ये ढाले गए सिक्का को सभी राज्यों में चलाया जा सकता था। उन्हें वही कर देने पड़ते थे जो भारतीयों को भी देने होते थे। ब्रिटिश इतिहासकार ओमर्स ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ओमर्स ने क्या कहा है, इसको महाधिकार पत्र कहा है, मैग्ना कार्टा कहा है, ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ही गेम चेंजिंग था, ध्यान में रखना, क्योंकि 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा मैग्ना कार्टा घोषणा करना, मात्र 3,000 रुपये वार्षिक देकर, ठीक है, संपूर्ण मुगल राज्य में व्यापार करना ब्रिटिश के लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ। इसके बाद ब्रिटिश कंपनियां जो थी पीछे मुड़कर नहीं देखी, उन्होंने मतलब जमकर विकास किया, जमकर एक्सपेंड किया। ठीक है, भारत में कंपनी की फैक्ट्री किलाबंद क्षेत्र जैसी थी, जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर, कंपनी के कर्मचारी के लिए घर होता था। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी जो था, तो एक दो बार ना लूटपाट हो गया। लूटपाट क्या हुआ होगा, ये लोग खुद ही करवा लिए होंगे। ठीक है, तो लूटपाट हो गया ना, तो इन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पे हम सामान हम लोग रखते थे, क्या होता है लूटपाट हो जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, धीरे धीरे यहाँ पे गार्ड रखना शुरू किया। ठीक है, शासक, जाहिर सी बात है, मान लो भारत में कोई कंपनी आती है, ठीक है, जैसे मान लो कोई कंपनी आई, जस्ट लाइक कोई भी कंपनी ले लो, ठीक है, एबीसीडी कोई भी कंपनी आई, ब्रिटेन से आई, चाहे मान लो अमेरिका से कोई कंपनी, एलन मस्क अपना कंपनी लेकर आ रहा है, ठीक है, और आर्मी भी अमेरिका से लेकर आ जाता है, नहीं यहाँ पे हमारे कंपनी को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो कितना रॉन्ग मैसेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट्री जो स्थापित की, तो धीरे धीरे इन्होंने सेना बनाना शुरू कर दिया। तो वहां का लोकल शासक पूछा ये क्यों कर रहे हो, तो बोला देखिए यहाँ पे जो कंपनी के अंदर जो सामान रहता है लूटपाट हो, इसको सुरक्षा के लिए हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आर्मी को इन्होंने क्या किया, एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, रेगुलर आर्मी रखना शुरू कर दिया। और यहीं पे जो यहाँ के लोकल शासक जो था मार खाया, समझ नहीं पाया, इसी आर्मी के द्वारा धीरे धीरे मतलब ब्रिटिश जो थे उनके राज्यों को भी जीतना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजों के बाद जो सबसे बाद में जो आते हैं, हालांकि फ्रेंच तो और बाद में आएगा, अंग्रेजों का डेनिश आते हैं, डेन कंपनी आती है 1616 में आता है, फ्रेंच कंपनी आती है 1664 में आती है। ठीक है, तो फ्रेंच तो बहुत बाद में आया, तो डेन कंपनी जो थी अंग्रेजों के बाद आया, 1616 में आते हैं, और डेनिशों ने 1620 में ट्रैंकोबार, और 1676 में, ठीक है, सेरामपुर, इसको सेरामपुर भी कहते हैं, बंगाल में पड़ता, अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो ट्रैंकोबार में और शेरामपुर में जो था फैक्ट्री किनका था, डेनिश के था। ठीक है, लेकिन कंपनी ज्यादातर चल नहीं पाई। ठीक है, इनसे एक ही प्रश्न पूछता है, तो बताओ डेनिश कंपनी कब आई, 1616 में आती है, बाद में कंपनी ज्यादातर चल नहीं पाई, तो अपना सारा सामान बोरिया बिस्तर किसको बेच दी, ब्रिटिश को बेच दी, रखी हम चले अपने देश। ठीक है, तो 1745 तक कंपनियां जो थी सारा चीज बेच देती है, किसको बेच देती है, अंग्रेज को बेच देती है, चाहती है। ठीक है, क्योंकि अपनी मजबूत स्थिति नहीं बना पाई। तो इसको ध्यान में रखना, पूछते हैं प्रश्न, मतलब कौन सी यूरोपियन कंपनी ने अपनी सारी संपत्ति या फिर अपनी सारा सामान जो था इंग्लैंड को, अंग्रेज को बेचकर भारत से निकल गया था, डेनिश थी। ठीक है, कब आई थी, 1616 में आई थी। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, वास्को डी गामा जो था भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री था। क्रेवाल की बात करेंगे तो भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात करेंगे तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं था। वास्तविक संस्थापक आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, अल्बुकर्क बताओगे। ठीक है, ध्यान में रखना, वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक का अल्बुकर्क होता था। ठीक है, हॉकिंस की बात करेंगे तो सबसे पहले ही आया था ब्रिटिश, अंग्रेज दूत बनकर आया, किससे मिला, तो सम्राट जहांगीर से मिलता है। ओंगियार की बात करेंगे तो बंबई का संस्थापक था। चार्नॉक की बात करेंगे तो कलकत्ता का संस्थापक था। फ्रांसिस डे की बात करेंगे मद्रास का संस्थापक था। फ्रैंको मार्टिन की बात करेंगे तो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था, पांडिचेरी के संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, कार्ल साइड की बात करेंगे तो कोलकाता प्रेसिडेंसी में जो पहला जो आपका जो फैक्ट्री जो बनी थी 1700 के आसपास, तो आप देखोगे तो वहां का जो प्रेसिडेंट जो पहला बना था वो चार्ल्स आयर था। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। जॉन सुरमन की बात करेंगे तो जॉन सुरमन नाम काफी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था 4 व्यक्ति गया था मिलने, किससे मिलने गया था, तो फर्रुखसियर से मिलने गया था। ठीक है, उसमें से कौन था, उसमें एक मिडल्टन भी था। कौन था, मिडल्टन भी था। 4 व्यक्ति जो मिलने गया था, 2 प्रश्न पूछेगा, नेतृत्व कौन कर रहा था, तो लीडर जो था जॉन सुरमन कर रहा था। ठीक है, चारों व्यक्ति में से डॉक्टर कौन था, मिडल्टन था। फर्रुखसियर का इलाज किसने किया, मिडल्टन ने किया। ठीक है, लेकिन नेतृत्वकर्ता कौन था, मुखिया कौन था, जॉन सुरमन था। ठीक है, कब की बात है ये,
तो 1717 की बात है, ठीक है। अब मिडल्टन ने इलाज किया फर्रुखसियर को, घाव था एक बहुत भयंकर सा, फर्रुखसियर ठीक हो जाता है। इनको कितने हजार रुपए पर व्यापारिक एक अधिकार प्रदान कर देते, जहां जहां मुगल का राज्य वहां पे तुम आराम से टैक्स फ्री देकर विदाउट टैक्स का व्यापार करो। तो कितना था, 3000 रुपया वार्षिक, ठीक है। फ्रैंको कैरो कौन था, तो भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में इसने की थी, ठीक है। क्या नाम था इसका, फ्रैंको कैरो। अब जैसे पुर्तगाली भारत में पहुंचे, बहुत लेट से पुर्तगाली भारत में पहुंचते हैं। फ्रांसीसियों ने, सॉरी पुर्तगाली बोल रहा हूँ, फ्रांसीसी मिस्टेक। फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनी का पीछा सबसे बाद में प्रवेश किया। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया, सबसे बाद में कौन आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, ठीक है। कब आए, 1664 में, ठीक है। 1664 में आते हैं। अपना पहला फैक्ट्री जो स्थापित करते हैं 1668 में करते हैं, ठीक है। 4 साल इनको लग जाता है, ठीक है। प्रयास तो कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था, तो 1664 में पहुंचे, ठीक है। उस समय जिस समय ये बात करोगे 1664 में, जब ये फ्रांस किसी कंपनी जब भारत आई, उस समय वहां का शासक होता लुई 14वां था। लुई 14वां का एक कथन बहुत प्रसिद्ध है, मैं ही राज्य हूँ, अब मेरे कथन ही कानून है, ठीक है। लुई 14वां का ये कथन है, पूछते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान में रखना। उसका एक मंत्री हुआ करता, जिसका नाम था कोलबर्ट था। ये नाम ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी बनाने का श्रेय कोलबर्ट को ही जाता है, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने का श्रेय कोलबर्ट को ही जाता है, जो कि लुई 16वां का क्या था, मंत्री था, ठीक है। नाम क्या रखा गया कंपनी का, तो कंपनी फ्रैंकस डेस इंडेस ओरिएंटल्स, ठीक है। बहुत अजीब सा नाम है, क्योंकि फ्रेंच भाषा में ये कंपनी के नाम रखा गया। 1664 में कंपनी बनती है। पहली फैक्ट्री जो स्थापित करने में इनको 4 साल लग जाते हैं, ठीक है। 1668 में फैक्ट्री स्थापित करती है। इस फैक्ट्री के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, ठीक है, क्या थी दिक्कत, तो सरकारी कंपनी थी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें फंड किनका लगा हुआ था, लुई 14वां का लगा हुआ था, कोलबर्ट का लगा हुआ था। लगभग 40-50% फंड तो इन्हीं का लगा हुआ था, ठीक है। तो निर्णय लेने में बड़ी देरी होती थी, क्योंकि कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑन थी, ठीक है। तो फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया गया था, तथा इसका सारा खर्च सरकारी वहन करती थी। इसे सरकारी व्यापारी कंपनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंपनी सरकार द्वारा संरक्षित एवं आर्थिक सहायता पर निर्भर थी। किनका माइक खुला हुआ है, ठीक है। 1668 में फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की क्या की गई, स्थापना की गई। गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार तक प्राप्त करने के पश्चात 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारी कोठी स्थापित की। 1668 में सूरत में पहली व्यापारी कोठी थी फ्रांसीसी का, और 1669 में मसूलीपट्टनम, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, पौंडीचेरी कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 1673 का समय था। 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टी ने बलिकोंडापुरम के सूबेदार जो था, जिनका नाम था शेर खान लोधी, ये नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कहाँ का सूबेदार था, बलिकोंडापुरम, वहां से मतलब कुछ गांव लेता है, ये सब पहले गांव ही था, ठीक है। यही नाम जो था, ध्यान में, फ्रैंको मार्टी ने क्या किया, कुछ गांव लिया, इसी गांव का नाम रख दिया आगे चल के क्या, पौंडीचेरी। सारे गांव को मिलाकर क्या क्या पौंडीचेरी बना दिया। पौंडीचेरी में फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई किला का स्थापित किया गया, ठीक है। तो फोर्ट लुई किला जो है, ठीक है, फोर्ट लुई किला फ्रांसीसी के द्वारा पौंडीचेरी बनाया गया था। और यहाँ पे फोर्ट विलियम जो था, ध्यान में रखना, ब्रिटिश के द्वारा कलकत्ता में बनाया गया था। अब फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था, किसके द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश के द्वारा, कहाँ पे, मद्रास में बनाया गया था। तो कौन किला किसका था, वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और पौंडीचेरी को स्थापना करने का श्रेय किससे जाता है, तो फ्रैंको मार्टिन का जाता है। जमीन किससे मिला था, तो भाई शेर खान लोधी से मिला था। कहाँ का सूबेदार था, तो बलिकोंडापुरम का सूबेदार था, ठीक है। कब आई थी फ्रांसीसी कंपनी, तो 1664 में आई थी। और फैक्ट्री कब स्थापित की, तो 1668 में। कहाँ पे, तो सूरत में। दूसरा फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रश्न और भी है। 1773 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी, जहां चंदन नगर एक सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की, जहां किला फोर्ट ओरियल्स कहलाया, ठीक है। तो बंगाल में आप देखोगे जो किला जो था इनका, जो पुर्तगाली का जो किला जो था, उसका नाम क्या रखा, फोर्ट ओरियल्स। किससे मिला था, शाइस्ता खान। शाइस्ता खान कौन था, शाइस्ता खान जो था आपका औरंगजेब का मामा था, और ये शाहजहां का साला था, ठीक है। मुमताज महल का आई थिंक भाई था शाइस्ता खान, ठीक है। तो उसी से मतलब फ्रांसीसी को एक जगह किराए पर दी, जहां चंदन नगर की प्रसिद्ध कोठी की स्थापना की थी, ठीक है। वही शाइस्ता खान है, जब पुर्तगालियों ने जब हुगली को लूट कांड का अड्डा जब बना लिया था, शाइस्ता खान ही बड़ा सा सेना लेकर गया था और पुर्तगालियों को मार भगाया था, ठीक है, ध्यान में रखना। और ब्रिटिश को सबक किसने सिखाया था, तो ब्रिटिश को सबक जो था किसने सिखाया था,
तो यहाँ पे औरंगजेब ने सिखाया था, ठीक है। फ्रांसिस्को के द्वारा 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार में स्थित माहे और 1739 में कारिकल पे भी अधिकार किया गया, ठीक है। 1742 में पहचान व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसिस्को की महत्वाकांक्षा भी जागृत हुई। फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। डुप्ले काफी इंपोर्टेंट नाम है क्योंकि आगे चल के कर्नाटक युद्ध में इसका नाम आएगा, ध्यान होगा। डुप्ले का नाम और लाली का नाम, एक गोदोही भी है, उस पर भी हम लोग देखें। तो भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार करने का सबसे पहला जो विचार जो है डुप्ले के मन में आया, क्योंकि डुप्ले देख रहा था ये जो भारतीय राज्य जो है काफी वीक है, ठीक है, इनको आपसी फायदा उठाया जा सकता है। तो इसने एक नीति अपनाई, तो देखो तुम अपने राज्य में व्यापार करने दो, ठीक है, और हमें जो चाहिए तुम्हारे राज्य से वो लेने दो, अब बशर्ते में हम तुमको क्या करेंगे, अपना आर्मी देंगे, ठीक है। तो एक तरह से सबसे पहले आर्मी देकर व्यापार करने का जो काम जो किया डुप्ले ने किया, ठीक है। आगे चल के इसको कॉर्नवालिस ने बढ़ाया, लेकिन इसकी शुरुआत जो थी डुप्ले ने ही की थी। तो परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए। तीनों युद्ध का नाम क्या रखा? कर्नाटक युद्ध के नाम से रखा गया, ठीक है। देखो तीनों युद्ध हो रहा है किसके किसके बीच में? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। लेकिन इसमें घुसा हुआ कौन है? तो कर्नाटक घुसा हुआ है, हैदराबाद घुसा हुआ है, क्योंकि कर्नाटक की धरती भी इसलिए कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब ये युद्ध डायरेक्टली नहीं हो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में। कर्नाटक से 2 नवाब आएंगे, ठीक है, और दोनों नवाब में से एक को समर्थन देगा ब्रिटिश और एक को समर्थन देगा फ्रेंच, ठीक है। दोनों आपस में लड़ेंगे और दोनों का बैकअप जो होगा ये दोनों यूरोपियन शक्ति के द्वारा मिलता है, ठीक है, जो कि आगे हम लोग करेंगे। भारत में उस समय कर्नाटक का ये क्षेत्र कोरोमंडल तट पर अवस्थित था। लगभग 20 वर्षों तक दोनों कंपनियों के मध्य संघर्ष हुआ। अंततः इस संघर्षों में अंग्रेज की विजय हुई। कर्नाटक युद्ध का विस्तृत अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे, ठीक है। तो आगे चल के आता है 1760, ठीक है। 1760 में क्या होता है? ये आखिरी लड़ाई था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ बांडीवास, ठीक है। इस लड़ाई में बुरी तरीके से फ्रेंच हार जाता है और इनको मतलब भारत छोड़ना पड़ता है। या फिर बहुत कम जगह पे रह जाते हैं, कहाँ पे? केवल पांडिचेरी के क्षेत्र में रह जाते हैं, ठीक है। अब आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, तो बनाइए इसको। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक, ठीक है। जॉब चार्नो की बात कलकत्ता का संस्थापक, ठीक है। गिराल्ड ओंगियार की बात करेंगे तो बंबई का संस्थापक, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई? तो क्या बताएंगे? अभी पढ़ा ना, लुई लुई 14। 14वां। मिलाइए। पौंडीचेरी की बात करेंगे, पौंडीचेरी पे किसका अधिकार था? फ्रेंच का। गोवा पे किसका था? पुर्तगाली का, ठीक है। मद्रास पे किसका था? ध्यान रखिए, डच का, ठीक है। और ट्रैंकोबार पे किसका था? तो डेनिश का था, ठीक है। अब आते हैं आगे। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोली? तो क्या बताएंगे? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जब इस समय कारखाना खुलता उस समय कौन था? जहांगीर। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित की? तो सूरत में सर्वप्रथम किसने कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में अंग्रेज ने। अंग्रेज होगा कि पुर्तगीज होगा? पुर्तगीज के कहाँ पे था? सूरत। टाइमिंग से नहीं पूछ रहा है, कोचिन में था सर, पुर्तगाली को ठीक है। कोचिन में था ना सर। पुर्तगाली इसका पहला कोचिन में था, ठीक है, ब्रिटिश ही होगा। अंग्रेज। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा ओडिशा में दीवानी अधिकार दे दिए? तो किस गवर्नर के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम ने? 1717 में कौन रहा होगा बताओ? फरक्सियर। 1717 में कौन था? क्लाइव, ठीक है। 1717 में मिला था ना, ब्लेजली या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। शासन काल आपको याद करना पड़ेगा, कॉर्नवालिस होना चाहिए, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। आपको गवर्नर का शासन काल याद कॉर्नवालिस तो सर करना 1773 में ठीक आया है, था सर। ध्यान में रखना। तो एक मिनट, तो 1786 से 1793 सर आलम इसका द्वारा लग रहा सर्वप्रथम मिला है था ना? लॉर्ड क्लाइव ना। क्लाइव होगा तो ठीक। यस सर। हाँ, कंपनी के अधीन तो क्लाइव भी था ना मिस्टर। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सवाली के स्थान पर हराया? तो थॉमस बेस्ट था, थॉमस पूछा हुआ बेस्ट। बीपीएससी में। वास्को डी गामा कहाँ का था? तो क्या बताओगे? पुर्तगाली था। कोलंबस की बात करेंगे, कहाँ पे था? स्पेन का था। कैप्टन कुक की बात करेंगे, कहाँ पे? तस्मान, हॉलैंड। कैप्टन कुक इंग्लैंड, ठीक है, देख लीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
आंसर नीचे दिया हुआ, आप लोग मिला लीजिए ना। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में इनका श्रीरामपुर था ना, श्रीरामपुर या चिंसूरा, दोनों बंगाल में ही है, ठीक है। श्रीरामपुर ही था। एक बार इसका आंसर चेक कीजिएगा क्या है 9 का। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? ठीक है, तो अंग्रेज इंग्लैंड और और फ्रांसीसी। फ्रेंच के बीच में, ठीक है। मध्यकाल में इसका सही है क्या? इसका श्रीरामपुर ही है ना, डच का एक चिंसूरा लिया है। चलिए, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ, ठीक है, व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? मध्यकाल में पुर्तगाली। सर्वप्रथम, तो मध्यकाल में सर्वप्रथम किनका? पुर्तगीज का। बताना आपका निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपा का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ठीक है। इनमें से कौन सा अंग्रेज भारत के दिन थे? ठीक है, तो तंबाकू और लाल मिर्च का तो ये तो नहीं था ना अंग्रेजों का दिन। पुर्तगाली पुर्तगाल थे मृदा सर। के स्वरूप तथा उपज में गुणों के आधार पर भूमि का, ठीक है, वो इनमें से ठीक कोई है। नहीं युद्ध में होगा। चलती फिरती तोपा का उपयोग भी था, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला, ये युद्ध में सर चलती इनमें फिरती से तोपा कोई का नहीं उपयोग होगा किसने सर। किया था? आई थिंक ये भी तोपों का पुर्तगीज सर का तो ही था। बाबर भी किया था ना सर। एक मिनट, अब मृदा का स्वरूप, अरे युद्ध में चलती फिरती तोपा का उपयोग बाबर ने थोड़ी ने किया था, ठीक है। बाबर ने सर्वप्रथम तोप का उपयोग किया था, बारूद का। यहाँ पे बोल रहा है आर्टिलरी के बारे में बात हो रहा है। आई थिंक इनमें से कोई नहीं होगा। आई थिंक सारा के सारा होगा, इसमें से पुर्तगीज कोई ने नहीं ही होगा। किया था। एक बार चेक कर लेना इसका, ठीक है। पहला, हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो दोनों पुर्तगीज ने किया था। ये कौन किया था देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सर। क्या बोला? निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो ये तो गलत है ना। फोर्ट विलियम का निर्माण किसने किया था? हाँ। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं। जी सर, यही होगा डी नंबर। ठीक है, ये ठीक है। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, जिससे बाद में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था, ठीक है, ध्यान में रखना। आंसर इसका मिला लीजिएगा, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। चलिए बताइएगा यहाँ पे क्या है इसका आंसर। लिया है 13 का दिए हुआ ना, 13 का बी है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, आधुनिक कोच्चि पर उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये सही लिया, ठीक है। चलिए बताना, वर्तमान पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। पांडिचेरी पे कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, सही है क्या? पांडिचेरी पे कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पे कब्जा किया था, लेकिन दोनों के बीच में संधि हो जाता है, तो ये तो सीधे सीधे गलत है, तो लौटा दिया जाता है। पांडिचेरी पे कब्जा करने दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, और पांडिचेरी पे कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। क्या आंसर लिया है? तीसरा तो गलत केवल है, एक 14 का होगा। ए, केवल एक मतलब होगा सर। 1 सही है। पांडिचेरी पे कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं थे, पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी ध्यान में तो रखना। कभी किया ही नहीं था ये सही है। पांडिचेरी पर और कब्जा। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी कौन किया था? पांडिचेरी पे तो आखिरी तक तो फ्रांसीसी ही था। पांडिचेरी आजादी तक फ्रांसीसी के कब्जा में था, समझे। पांडिचेरी आजादी तक 1954 में पांडिचेरी आजाद होता है फ्रांसीसी के अधीन से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? 1600 ईस्वी के आसपास हुआ ना। अकबर। तो 1605 था। में मरता है आपका अकबर, तो 1600 में तो अकबर ही रहा होगा, ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा कर लिया, तो गलत है। पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा 1500
10 में 10 में किया था। नहीं, अंग्रेज ने दक्षिण भारत में पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में लगाया, तो मसूलीपट्टनम में दक्षिण भारत में ठीक है इसका। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व फ्रांसीसी ने 1740 में मद्रास पे कब्जा किया। क्या पूछ रहा है इसमें? तब तो नहीं है, तो पहला ही गलत तो गलत कथन लग पूछ रहा है रहा ना। है। 16 का यही होगा। यही होगा। 16 का यही तो गलत है ना। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना किन स्थानों पर लगाया? सूरत में। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में, सर पुर्तगाली 1668 में कहा? सूरत में खोला था ना। सूरत होगा ना, ठीक है। जी सर। भारत व्यापार के समय समय पे प्रवेश किया। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पे प्रवेश किया। सबसे पहले कौन किया उसके बारे में बताना था। सबसे पहले पुर्तगाली के बाद डच, उसके बाद कौन होगा? अंग्रेज, उसके बाद ठीक फ्रांसीसी। है। 4 2 1 बी नंबर। स्थापित नहीं किए। ये कहाँ पे स्थापित किया था? सब जगह पे तो था। नागपट्टनम में, तिनसुरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत में, भरूच में, आगरा में, सभी जगह पे तो था। ठीक है। एक आंसर के साथ मुझे डाउट लग रहा था, मैं बोला था चेक करने के लिए आप लोग को। 1 मिनट। श्रीरामपुर वाला। 13 नंबर। हाँ, कितना नंबर क्वेश्चन था श्रीरामपुर वाला? 13 नंबर। 9 नंबर सर। 13 नंबर कहाँ है? बी किधर है? वही 9 नंबर था बंगाल सर। में बंगाल में बच्चों ने स्थापित किया है। 9 का आंसर क्या लिया है? तो चिंचूरा, और इसमें कंफ्यूजन था, चिंचूरा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इस पे क्या करना, टॉपिक आपने पढ़ लिया ना, तो समझ थोड़ी बहुत डेवलप हो गई होगी। इतना समय नहीं लगता है, तो मैं पढ़ा रहा था इतना समय, आप तो आधा घंटा में आप लोग पढ़ लोगे। और इसी के रिगार्डिंग